बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम एंड आई होप कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और एक खुशगवार एंड पॉजिटिव वक्त आपने अपनी फैमिलीज़ के साथ गुजारा होगा। व्यूअर्स, वीकेंड पे ना आपको पता है हमारी फैमिली फ्रेंड सबसे मुलाकात होती है, आपस में बैठने का मौका मिलता है। तो गप लग रही थी सारी, हम लोग मतलब कुछ फैमिली के लोग बैठे हुए थे। तो एक फैमिली मेम्बर ने, मैं ऑब्वियसली ये नहीं बताना चाहूँगी कौन, क्योंकि आपको पता है बात बतानी ज़रूरी होती है, किसने क्या कहा वो अनइम्पॉर्टेंट होता है। किसी ने एक बात कही कि यार पता नहीं, ज़िंदगी में डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब हर वक्त जो है इंसान को बुरा महसूस हो रहा होता है, कभी ये हो जाता है कभी वो हो जाता है, हालात ऐसे हैं ये वो। काफ़ी कंप्लेन कर रही थी, खातून थी एक्चुअली। तो उनकी बातें सुन के मुझे लगा कि शायद वो जो कहते हैं ना, वो जो अंग्रेज़ी की टर्म है डिसहार्ट हो जाना, यानी कि दिल ख़राब हो जाना, ज़िंदगी, चीज़ें, सर्कमस्टांसेस। तो मैंने तो एक ही बात कही कि भाई जब तक सांसें हैं तब तक तो आस है, तब तक तो एक होप है कि ज़िंदगी में कुछ भी पॉजिटिव, कुछ भी अच्छा हो सकता है। तो हम इतने ज़्यादा डिसहार्ट क्यों हो जाते हैं? सबसे पहले तो व्यूअर्स ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि हमारे अंदर डिसअपॉइंटमेंट आती क्यों है। हम बहुत से ख्वाब देखते हैं, हमारी ड्रीम्स होती हैं, एस्पिरेशंस होती हैं। आई रिमेंबर जब मैं छोटी थी तो करोड़ों ख्वाब देखे थे। उन करोड़ों में से शायद कोई 100-150 ख्वाब पूरे हो गए और बहुत से नहीं भी पूरे हुए। और जो चीज़ हमें उस वक्त बहुत ज़ोर से चाहिए होती है या बहुत ज़ोर से हम चाह रहे होते हैं कि ये वाली चीज़ हो जाए, तो हमारे अंदर एक ड्राइव और पुश होती है। लेकिन जब वो चीज़ नहीं होती तो ऑब्वियसली इंसान जो है डिसअपॉइंटेड फील करता है, इंसान का दिल ख़राब होता है। बट इसका ये मतलब तो नहीं है कि जिस चीज़ की हमें ख्वाहिश है वो कभी भी पूरी नहीं होगी। एट सम पॉइंट तो पूरी हो ही जाएगी ना। सो मेहनत करना, फोकस के साथ आगे चलना, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मैं 2 दिन से ऑब्वियसली बाकी मामला तो चल ही रहे थे। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एक्टिंग का, वो भी मेरा साथ में साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो वहाँ पे भी हम सेट पे काम कर रहे थे। तो एक मुझे यंग मैन मिले जिनको एक्टिंग का बहुत शौक़ है, सेट पे कोई और काम कर रहे हैं लेकिन एक्टर भी बनना चाहते हैं। उनसे भी मेरी बात हो रही थी कल। उसको भी मैं ये कह रही थी, मैंने कहा बेटे मेरी बात सुनो, ज़िंदगी में हम लोग बहुत सी चीज़ें सोचते हैं, उनके लिए मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है और सारे जो हम एफ़र्ट्स कर सकते हैं, पॉजिटिव रहना, ये सारी चीज़ें हमने करनी है। हमें कब कामयाबी मिलेगी ये डिपेंड करता है, और वो डिपेंड करता है हमारे रब पे कि कब अल्लाह ताला ने कुन कहना है और वो चीज़ हो जाएगी। सो डिसअपॉइंट हो जाना, डिसहार्ट हो जाना, गिव अप कर देना होता है। कुछ लम्हे गुजरते हैं जब इंसान ऐसा फील करता है। ऑनेस्टली व्यूअर्स, कभी कभार मैं भी कोई ऐसी चीज़ देखती हूँ, कहीं पे किसी के साथ कुछ बुरा होता है, वो देखती हूँ तो मैं डिसअपॉइंट हो जाती हूँ और मैं सोचती हूँ यार कनाडा में ही रह जाती तो बेहतर था। फिर मैं एक थोड़ी देर बाद अपनी इस्लाह भी करती हूँ कि नहीं, यहाँ हूँ, अपने मुल्क में कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रही हूँ, एट सम पॉइंट इंशाल्लाह सुरखरू होंगी और अल्लाह ताला ने औकात से बढ़ के व्यूअर्स कामयाबी दी है। क्या उस लेवल की दी है जो मेरी ख्वाहिश थी? तो व्यूअर्स, ख्वाहिशात तो एक कुएं की तरह हैं। आप जितनी मर्जी ख्वाहिशात उस कुएं में डालते जाएं, कुआं इतना डीप है कि वो ख्वाहिशात उसके अंदर जाके खो जाएंगी, नई ख्वाहिशात आ जाएंगी। बट अल्टीमेटली एफर्ट्स, मेहनत, फोकस, अच्छा रवैया रखना, वो जो कहते हैं ना नेगेटिव बातों में नहीं पड़ना, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब इंसान की ये जो मैड डिज़ायर होती है ना चीज़ों की, कि मतलब वो जो कहते हैं नाउमीदी एक शुरुआत का आगाज़ होती है। आप डिसअपॉइंट होते हैं तो आपका एफ़र्ट जो है वो बढ़ता है, यानी कि जब आप नाकामी या नाउमीदी को फेस करते हैं तो तब एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग का मौका मिलता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको एक मौका समझते हैं आगे बढ़ने का, या आप उस चीज़ को अपनी ज़ात को ले बैठने का बायस बना देते हैं। ये सोचने की बात है। देखिए व्यूअर्स, हम सब किसी ना किसी तरीके से किसी डिप्रेशन का, किसी एंग्जाइटी का, किसी मेंटल हेल्थ के इशू का शिकार होते हैं। सिचुएशन ही ऐसी है। हम यंग लोगों को भी देखते हैं, हम बुज़ुर्गों को भी देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बाहर नफ्सियात के पास लेके जाएं तो वो कहते हैं कि जी घर में आप बच्चा लड़ाइयाँ बहुत देखता है या ये चीज़ें देखता है तो बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो गया। तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ है कि इंसान डिप्रेशन और मेजर इस किस्म के मसाइल से गुजर सकता है। अब सवाल ये है कि क्या आपने नाउमीद हो के घर बैठ जाना है
या आप निकलेंगे घर से हर रोज़, चाहे आपका दिल चाहे या ना चाहे, आपकी सेहत ठीक हो या ना हो, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि व्यूअर्स, कोई भी किसी से कोई भी काम ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता, माँ बाप तक नहीं। बच्चा खाना नहीं खा रहा, माँ ने ज़बरदस्ती मुंह में निवाला डाल भी दिया, चबाना तो बच्चे ने खुद ही है और निगलना भी उसने खुद है। सो अल्टीमेटली हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं, लेकिन करना हमने खुद ही है। और व्यूअर्स, हर रोज़ कभी कभी सुबह उठ के जाग के दिन का आगाज़ भी करना, बिस्तरे से उठना भी कभी कभी अजाब लगता है। मैं खुद इससे गुजरती हूँ, मुझे खुद एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, कभी कभी मुझे डिप्रेशन हो जाती है। और व्यूअर्स, मुझे पता होता है कि जी मैंने सुबह 10 बजे लाइव जाना ही जाना है। आज का आपको बताती हूँ, अब 2 दिन से लगातार, मतलब मुझे पिछले कोई 3 वीकेंड से व्यूअर्स एक दिन ऑफ नहीं मिला। अब आपको पता है वो एक सैटरडे या संडे ऑफ हो जाता है, बंदा थोड़ा रेस्ट कर लेता है। आज मुझे ऐसे लग रहा था व्यूअर्स के जैसे मुझे किसी ने मार मार के मेरा भुरकस निकाल दिया। मैं मजाक नहीं कर रही, लेकिन मैं उठी, मैंने बच्चों को रेडी करना था, उनको स्कूल भेजना था, उनके निकलने के बाद मैंने खुद तैयार होना था, उस तैयारी के बाद मैंने काम पे पहुंचना था, अपनी टीम के साथ हमने डिस्कशंस करनी थी शो शुरू करने से पहले, और फिर आपके सामने हाजिर होना था। एंड ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, हर बंदे का अपना तरीका होता है, अपनी प्रोसेस होती है। लेकिन नाउमीदी को एक बिगिनिंग, एक नए स्टार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ना कि ये देखें कि भाई कहानी ख़त्म। डजंट मैटर, बी पॉजिटिव, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, लोगों के साथ अच्छा करें, और जो नाउमीदियाँ और जो डिसअपॉइंटमेंट्स आपने अपनी ज़िंदगी में फ़ेस की हैं उनके बारे में अपने करीबी लोगों को अच्छा मशवरा भी दें, और अगर किसी को बचा सकते हैं उन प्रॉब्लम से तो उनसे ज़रूर बचाएं। क्या पता किसी और के लिए आसानी पैदा करते करते रब ताला आपके लिए आसानी पैदा कर दे। सो नाउम्मीद नहीं होना, ज़िंदगी का सफ़र नो डाउट मुश्किल भी होता है, लेकिन ये भी तो देखें ना कि कभी कभी कितना खुशगवार होता है। किसी आपके अच्छे लम्हे को आपके घर वालों ने रिकग्नाइज़ किया, कभी आपकी बर्थडे सेलिब्रेट कर ली, माँ ने आपके माथे को चूम लिया, गले से लगा लिया, आपको ठंड पड़ गई, बाप ने सर पे शफकत का हाथ रखा और कहा कि बेटा वेल डन। ये वो छोटी छोटी मोमेंट्स होती हैं जिनको आजकल हमारी जो जेन जी है और ये जो नई जनरेशन्स है, जेन जी, जेन वाई, जो कहती हैं कि ग्लिमर्स, ये वो ग्लिमर्स हैं, ये वो लम्हे हैं जो हमें खुश करते हैं। तो जैसे बुरे लम्हे आते हैं, अच्छे लम्हे भी आते हैं। तो अगर बुरे लम्हे में डिसअपॉइंट होते हैं तो अच्छे लम्हों को रिकग्नाइज़ करना सीखें। होता ये कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 4 चीज़ों के लिए मेहनत कर रहे हैं, 2 काम आपके हो गए हैं, 2 काम आपके नहीं हुए, जो नहीं हुए आप उसी पे पिट रहे हैं। ओ भाई, जो 2 हो गए हैं उन पे तो खुश होएं, अल्लाह का बड़ा करम हुआ। सो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। खैर, ये बातें तो हम करते रहेंगे। अब हम किचन की तरफ रुझान करेंगे। 042992000648 हमारा फ़ोन नंबर है और मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। हमारे साथ किचन में है प्यारी सी शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थकी थकी लग रही हो? नहीं। अच्छा, ये बताओ कि आज जो बात की नाउमीदी की, आपने भी तो एट सम पॉइंट, इवन दो यू आर वेरी यंग, बट नाउमीदी तो इंसान डिफरेंट स्टेजेस पे, इवन स्कूल में नंबर नहीं आते अच्छे, एक पेपर में अच्छे नंबर नहीं आए या इस बार रिजल्ट नहीं अच्छा आया, तो तब भी एक बच्चा जो है नाउमीद एक लम्हे के लिए होता है, डिसअपॉइंट होता है। बिल्कुल होता है। तो जब आप नाउमीदी का सामना करते हो तो बेटे उसके बाद उस चीज़ पे गिव अप कर जाते हो या लगे रहते हो? लगे रहते हो कॉन्स्टेंटली, क्योंकि अगर आप उसको छोड़ दोगे ना तो वो चीज़ आप कभी भी नहीं कर सकोगे, कभी भी नहीं कर सकोगे। और अगर आप लगे रहो, हर दफ़ा आपको एक डिफरेंट एक्सपोजर मिलता है। आप सोचते हो अच्छा फ़लाँ तरीके से नहीं हुआ था, अब कुछ नया ट्राई करके देखता हूँ, शायद अब कुछ नए तरीके से वो काम हो जाए। फिर आपका अगर उसमें भी फेलियर हो जाए, फिर आप कोई नया एक्सपीरियंस क्या गेन करते हो। अच्छा, एक बात बताओ, किसी शो पे एज अ शेफ़ आने का कब से शौक था? लिटरली बचपन से। लिटरली बचपन से? अच्छा, अब रुक जाते हैं, किस एज पे मॉर्निंग एट होम ज्वाइन किया आपने? एट 22 लास्ट ईयर, यानी कि 22 साल। सॉरी, एट 21 ना, मैं कहने लगी थी आप तो 21 साल के थे। मैं खुद इसलिए देख रही थी कि मेरा बच्चा अपनी भेजा 21 साल की उम्र पे, यानी कि चलो बचपन में, चलो 8 साल 10 साल की उम्र पे शऊर आया कि 12 साल की उम्र पे देखा कि यार ये टीवी पे शेफ्स आते हैं और मैं भी अच्छा बनाती हूँ, मैंने भी शेफ़ बनना है।
10-12 साल तो वेट करना पड़ा ना। एग्जैक्टली, इवन आई वाज वाचिंग जुबैदा आपा, तो मुझे उनको अल्लाह देख, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम आमीन। अता फरमाए, आमीन। तो उनको देख के ना बहुत होता था कि और भी डिफरेंट चैनल्स पे देखना शेफ़ वगैरह को, और मामा को कहना मामा एक दिन मैं भी शेफ़ होंगी, और उस टाइम ना मुझे लाइक अंडा भी उबालना नहीं आता था, मैं सदके जाऊँ। और मेरी अम्मा कहती थी तुम बन गई शेफ़, तो वो एक लिटरली यही था। बट बेटा वही वाली बात है ना, कितनी देर वेट किया, ट्राई भी किया होगा, लेफ्ट बिल्कुल। राइट भी कोशिश की होगी। बिल्कुल अल्लाह ताला ने जब डिसाइड किया कि अब शेफ कनीज़ फातिमा टेलीविज़न पे आने के लिए तैयार हैं, तो हमने ऑडिशंस किए, सारा कुछ हुआ, आप आए और अब हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए। एग्जैक्टली। और अब आप मॉर्निंग एट होम की टीम का हिस्सा हो। आप कोई गेस्ट या सेलिब्रिटी की तरह नहीं आते, यू आर अ रेगुलर शेफ ऑन द प्रोग्राम, एवरी सिंगल वीक व्यूअर्स आपसे मिलते हैं। बिल्कुल। सो टाइम लगता है। ऐसे ही हर चीज़ में टाइम लगता है, ये नहीं कि अगर आप कुछ चाह रहे हो और वो घंटे बाद हो जाए, 2 दिन बाद हो जाए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। सो ओवर टू यू, अब आपका काम शुरू हो गया शेफ कनीज़ फातिमा, रेसिपी बताइए प्लीज। तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, हम बना रहे हैं लजानिया, तो उसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं जो हमें लजानिया में चाहिए। तो जो चिकन रेड सॉस जो यूज़ होती है चिकन कीमा में, तो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं तेल 2 खाने के चम्मच, प्याज 2 अदद, लहसुन 1 खाने का चम्मच, कीमा, चिकन आधा किलो, टमाटर 2 अदद, केचप आधा कप, नमक 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच, यखनी आधा कप, शिमला मिर्च 1 कप। वाइट सॉस के लिए मक्खन 2 खाने के चम्मच, मैदा 2 खाने के चम्मच, दूध 2.5 कप, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच। असेंबलिंग के लिए लजानिया शीट्स 12 अदद, वाइट सॉस हस्बे ज़रूरत, चिकन आधा किलो, चेडर चीज़ हस्बे ज़रूरत, मोज़रेला और ऑरिगानो हस्बे ज़रूरत। सो जो इसका मेथड है वो ये है कि जो चिकन का कीमा होगा। अच्छा एक सवाल है, ये इजी वाला मेथड है या मुश्किल वाला? Easy क्योंकि वाला। एक मेथड है जो घंटों लगा देता है, और सच्ची बात है बच्चे जब कहते हैं मामा लजानिया खाना है तो वो आपको 2 दिन पहले नहीं बताते या 1 दिन पहले नहीं बताते, आपको लिटरली कहते हैं अम्मी शाम को लजानिया खाना है। तो फिर बंदा क्या करे? मतलब ये कोई ऐसा तरीका हो जो हम लोग आराम से एज मदर्स बना लें, क्योंकि मेरे बच्चों का भी बड़ा फेवरेट है। ओके तो ये तरीका लिटरली बहुत इजी वाला है। तो इसमें आपने ये करना है कि जो चिकन का कीमा होगा, ऑयल डाल के लहसुन डालना है, लहसुन चॉप्ड होना चाहिए, लहसुन चॉप्ड होगा, आपने उसमें कीमा ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसको जैसे ही उसका कलर चेंज होगा उसके अंदर आपने टमाटोज़ ऐड करने हैं, टमाटो प्यूरी ऐड कर लें या टमाटोज़ ऐड कर लें, और 1-2 चम्मच टमाटो पेस्ट भी ऐड करने हैं, ठीक है। और स्पाइसेस में हमारे पास जाएगी चिली फ्लेक्स, काले मिर्च, नमक जाएगा, और पेपरिका एंड ऑरिगानो, और वो एक आपकी रेड सॉस तैयार हो जाएगी, ठीक है। और जो दूसरी तरफ आपकी जो वाइट सॉस है, वाइट सॉस में बटर में मैदा डालें। मैदा डालने के बाद जैसे ही उसकी खुशबू आने लगेगी, कलर चेंज होगा, आपने ग्रेजुअली उसमें दूध डालने लग जाना है और साथ साथ उसको विस्क करते रहना है ताकि लम्प्स ना बने। और जैसे ही दूध बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा, थोड़ा थिक होने लगेगा, उसमें आपने काली मिर्च डालनी है, नमक डालना है, एंड अगेन इसमें भी ऑरिगानो डालना है। वाइट सॉस भी रेडी हो जाएगी, रेड सॉस भी हो जाएगी। दूसरी तरफ लजानिया शीट्स जो होंगी आपने उसे बॉईल कर लेना है। बॉईल करके और जो वेजीज़ आपको जो पसंद है उस पर जो आपने टॉपिंग्स में यूज़ करनी है वो आप कट कर लें। कट करने के बाद जो उसकी अब असेंबलिंग का तरीका है वो ये है कि आपने एक मोज़रेला चीज़ लेनी है और चेडर चीज़ लेनी है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा चीज़ है तो वो भी ठीक है, क्योंकि वो दोनों उसमें मिक्स ही होता है ऑलरेडी। असेंबलिंग में आपने ये करना है, एक डिश लेके उसमें आपने सबसे पहले वाइट सॉस लगा के शीट लगा देनी है, ताकि आपकी जो शीट हो ना वो डिश के साथ बिल्कुल स्टिक हो जाएगी। स्टिक होने के बाद आपकी फ़र्स्ट लेयर होगी रेड सॉस की, देन वाइट सॉस की, देन अगेन शीट्स। आपने ये प्रोसीजर रिपीट करते रहना है अकॉर्डिंग टू योर डिश साइज़, ठीक है। वैसे 2 अच्छे लेयर बन जाए ना, अगर ज़रा चौड़ी हो डिश, अगर 2 अच्छे लेयर बन जाए ना तो बड़ा खूबसूरत लगता है जब बेक होके निकलता है। बिल्कुल। बट ऑब्वियसली कुछ डिश वो छोटी होती हैं तो उसमें फिर एक ही लेयर बनती है यूजुअली। तो लेकिन इसमें लजानिया में कम से कम 2 नहीं तो 3 लेयर्स होनी ही चाहिए, वरना वो लेयर्स के बगैर मज़ा नहीं वो आता। एक लुक ही नहीं आती लजानिया की। और जितनी आप ज़्यादा चीज़ डालेंगे उतना ही अच्छा आपका लजानिया बनेगा, क्योंकि विदाउट चीज़ लजानिया बहुत ड्राई रहेगा, ठीक है। और बात ये कि इसीलिए मोज़रेला और वो कॉम्बिनेशन या सिर्फ मोज़रेला की जाती है, क्योंकि देखें जिस तरह पिज़्ज़ा की बाइट लेते हैं, पिज़्ज़ा कह रही हूँ, पिज़्ज़ा की बाइट लेते हैं तो इस तरह बाइट लेते हैं तो लंबी सी एक तार आती है। तो लजानिया भी ऐसा ही होता है। लजानिया में तो आप ऐसे करके कांटा लगाओ तो इतनी लंबी तार निकलती है चीज़। बिल्कुल। ये वही वाला होगा ना? बिल्कुल वही होगा। मैं ऑनर चेक करूंगी, पक्का तार निकलेगी। पक्की बात है ना, पक्की तार निकलेगी। अब पक्की तार ना निकली ना तो फिर मैंने तार पकड़ के ना। ओके
लटका देना है। देन आपने उसको बेक कर देना है। बेक आपने करना है 15 से 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। और टॉपिंग्स में आपने जिस तरह मैंने बताया, आपने वेजेस वगैरह लगा के उसे बेक कर देना है। और ऑप्शनल है, आप ऑलिव्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इट्स जैतून, टोटली अप टू योर टेस्ट। और उसे बेक कर देना और सर्व कर देना, दैट्स इट। भाई बच्चों की फेवरेट यानी कि मामा की भी फेवरेट डिश आज बन रही है, तो क्या बात है। बेस्ट ऑफ लक पुत्र। जो चीज़ें मुझे पसंद होती हैं वो फिर मैं ऑन एयर क्रिटिसाइज कर देती हूँ, अच्छी नहीं होती। तो हमने अपने बच्चे का थोड़ा वो पंजाबी वाला त्राह निकाल दिया है। हम ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स मैं बात करना चाहूँगी आज पेन मैनेजमेंट की। दर्द को किस तरह से मैनेज किया जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कुछ जगहों पे दर्द होती है, गोडों में दर्द हो गई, बैक में दर्द हो गई, या जनरली फाइब्रोमैल्जिया एक ऐसी पेन होती है जिसकी समझ ही नहीं आती कि ये पेन हो क्यों रही है। मेडिकली आप ठीक होते हैं लेकिन अजियतनाक पेन से आप गुजर रहे होते हैं। सो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे फेवरेट पेन हैंडलिंग पर्सन जिनको हम हमेशा तकलीफ़ देते हैं जब हमने तकलीफ़ की बात करनी होती है। देखिए व्यूअर्स, अल्लाह ताला ने, मैं हमेशा, ये मेरा एक यकीन है, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि अल्लाह ताला दुनिया में ऑब्वियसली इंसानों को ही वसीला बनाते हैं। तो जो वसीले फरिश्तों की तरह इस दुनिया में भेजे गए हैं वो हमारे डॉक्टर हजरात हैं। कोविड में भी आपने देखा, कोई बीमारी, कोई तकलीफ़, कोई इशू हो, हमारे डॉक्टर्स फोरफ्रंट पे होते हैं। लेकिन जो डॉक्टर लोगों को तकलीफ़ से निकालता है, जिसका टोटल काम ही पेन मैनेजमेंट है, वो कितना अमेजिंग इंसान होगा। तो आइए ऐसी ही पर्सनैलिटी से मिलते हैं जिनसे पहले भी आप बड़ी दफ़ा मिल चुके हैं, और जब भी डॉक्टर साहब आते हैं और 15 सवाल आ जाते हैं फिर वो हम जमा कर लेते हैं। तो इस बार व्यूअर्स बहुत से ऐसे सवाल हैं जो किसी कॉन्टेक्स्ट से बाहर होंगे, लेकिन इसलिए आज मैंने डॉक्टर साहब से पूछने हैं क्योंकि ये आप लोगों के सवाल हैं। और मैं चाह रही थी कि रमज़ान मुबारक स्टार्ट होने से पहले एक दफ़ा ये वाली डिस्कशन हम लोग कर लें जो आप लोगों के सवाल हैं। जैसे किसी ने पूछा यूरिक एसिड और वेट की वजह से बड़ी दर्द होती है, उसमें क्या करना चाहिए। फीमेल्स को विंटर में बहुत जॉइंट्स की पेन होती है। स्पोर्ट्स पर्सन और बुज़ुर्गों में जो जोड़ों की दर्द होती है उसके रीजंस क्या होते हैं, उसका क्या करें। अच्छा, जो लोग डेली पेन किलर लेते हैं उनसे उनका पेन किलर कैसे रुकवाएं। कुछ ऐसे हमारे घर में फैमिली के लोग होते हैं जिनको आदत होती है पैरासीटामोल दिन में 3 दफ़ा ले रहे होते हैं, जस्ट लाइक दैट। और कुछ लोग तो उसके भी अगले लेवल पे आइबुप्रोफेन ले रहे होते हैं जो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई है। सो द पॉइंट इज़, कैसे हम अपने आप को सेव करें और अपने आप को पेन या अजियत से बाहर निकालें, क्योंकि पेन जिस्म के लिए एक नॉर्मल स्टेट नहीं है व्यूअर्स। चोट लगे, तकलीफ़ होना समझ आती है, लेकिन वो तकलीफ़ 6 दिन तक चलना, ये बात ठीक नहीं है। सो हमारे साथ हैं डॉक्टर शहजाद अनवर। आप इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन मेडिसिन फिजिशियन हैं, इसके अलावा मेडिकल एक्यूपंक्चरिस्ट हैं। आपने पेन मैनेजमेंट, रिजेनरेटिव मेडिसिन और मेडिकल एक्यूपंक्चर में 25 साल से ज़्यादा काम किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर द काइंड वर्ड्स। नहीं भैया, पता है होता क्या है, जब तक कोई पैंडेमिक या एंडेमिक या कोई इस तरह की चीज़ नहीं आती तब तक हमें एहसास नहीं होता। और सच्ची बात है, जिस तरह वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हम डॉक्टर्स को ना फॉर ग्रांटेड ही लेते जाते हैं। लेकिन रेगुलरली ये बात कहना और याद कराना कि हमारे टीचर्स और हमारे डॉक्टर्स, ये 2 ऐसे लोग हैं जिनको शायद मुआवजा इतना नहीं मिलता जितने बड़े बड़े काम वो करते हैं। किसी की जान बचाने के लिए आप किसी को 50 करोड़ भी दे दें तो 50 करोड़ जान की वर्थ जितने नहीं हैं। सो डॉक्टर साहब, आज मैं बात करना चाहूँगी सबसे पहले एक ऐसी चीज़ की जो हर दूसरे घर की प्रॉब्लम है, फाइब्रोमाइल्जिया। ज़रा समझाएं ये क्या चीज़ है। देखें, फाइब्रोमाइल्जिया एक टर्म है जो हम यूज़ करते हैं, एक कुछ बीमारी है जिसको हम कहते हैं कि डिफ्यूज़ पेन सिंड्रोम। डिफ्यूज़ पेन सिंड्रोम का मतलब ये है कि मरीज़ को पूरे जिस्म में या जिस्म के ज़्यादातर हिस्सों में बग़ैर किसी जानी हुई या नॉन रीज़न के दर्द होता है। इसकी सबसे बड़ा सिम्टम ये होता है कि जी नॉर्मली अगर आपको चोट लगेगी तो दर्द होगा, लेकिन फाइब्रोमाइल्जिया जो एक तो ये ख़वातीन में ज़्यादा होता है। और बाय द वे कपड़े भी लगें, अगर आपको ये इतना देखें, इतना लाइट सा मटेरियल है, ये भी जिस्म से लगे तो चीखें निकल जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो फाइब्रोमाइल्जिया है क्या? फाइब्रोमाइल्जिया बेसिकली वो बीमारी है जिसमें
अल्लाह ने जिस्म के अंदर दर्द को मैनेज करने के लिए अपनी एक सलाहियत रखी है जिसको हम कहते हैं इनहिबिटरी सिस्टम, कि आपको कोई चोट लगती है तो जिस्म अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई करता है, केमिकल रिलीज़ करता है जिससे वो इन्फ्लेमेशन और वो सेटल हो जाता है। लेकिन जब आपको कोई भी दर्द एक अरसे से ज़्यादा रहती है तो जो जिस्म का इनहिबिटरी या उसका मुदाफ़ती निज़ाम है जिसने दर्द को ठीक करना है वो काम करना कम कर देता है। तो इसके बरक्स वो केमिकल या वो निज़ाम जो पेरीफ्री से या पट्ठों से या नसों से या जिल्द से जो मैकेनिज़्म या जो वो लेके जा रहा होता है वो एम्पलीफाई हो जाता है। ठीक है। जब वो एम्पलीफाई होगा तो क्या है कि जी नॉर्मली अगर किसी को चुटकी काटें या हर्ट करें तो पेन होगा, लेकिन फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स को अगर आप जेंटली भी टच करेंगे, जैसे आपने कहा कि जी कपड़े भी कई दफ़ा या कोई ऐसी चीज़ हल्का सा टच हो दे तो चीखें मारते हैं। डॉक्टर साहब मेरे साथ मैंने आपको बताया था, मेरे साथ यही हुआ कि मैंने जब डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा जी मेरे कंधे और मेरे शोल्डर्स, आप अभी भी अगर मेरी नेक के पीछे के अगर वेन्स या वो जो थी अकड़ी पड़ी हैं। बिल्कुल ऐसे। अब मुझे कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, ये ना मेरी कोई हड्डी का इश्यू है, सारे एक्सरे सारा कुछ हो चुका है। डॉक्टर ने कहा आपको फाइब्रोमाइल्जिया है। अच्छा जी, फाइब्रोमाइल्जिया कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको बंदा हल निकालता है, उसका पेट खराब है आपने एंटीबायोटिक जो भी, इसका तो कोई हल ही नहीं है, तो फिर इसका हल क्या है? देखें, फाइब्रोमाइल्जिया में सिर्फ एक चीज़ नहीं है, इसमें जिस्म की सेंसिटाइजेशन या आपके इनहिबिटरी पाथवेज का स्लो डाउन होना या जो एक्साइटेटरी पाथवेज हैं उनका एम्पलीफाई होना एक फैक्टर है। इसके साथ साथ जो आपका साइकोलॉजिकल या स्ट्रेस की कंडीशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखें मॉडर्न लाइफस्टाइल में स्ट्रेस या चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि हम लोग थ्रू आउट उसमें से गुज़रते हैं, तो और ख़ासकर फाइब्रोमाइल्जिया में हमारी जो बॉडी है वो सेंसिटाइज हो जाती है। उसकी पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन भी है, सेंट्रल सेंसिटाइजेशन भी है, और इसमें जिस्म के कुछ रिसेप्टर जिसमें NMDA रिसेप्टर या वो जो हैं वो सेंसिटाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से, और ये ऐसी बीमारी है जिसमें नॉर्मल पेन किलर्स जो हैं उनका कोई ख़ास रोल नहीं है। इसमें हमें पेशेंट को सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो रिलैक्स करना सिखाना है, कि अगर आप स्ट्रेसफुल नहीं होंगे, आप रिलैक्स रहेंगे, तो बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल जब ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी आपकी सेंसिटाइजेशन या जो दर्द झेलने की जो कैफियत है या कैपेसिटी है वो कम होती चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें मिल के इसको हम एक डायग्नोसिस देते हैं कि जी फाइब्रोमाइल्जिया है, और इसका हमारे पास कोई रेलेवेंट, या आप कहें कि जी कि जैसे किसी को दर्द है तो हमने पेन किलर या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दे दी, तो इसमें इन्फ्लेमेशन भी है, इसमें सेंसिटाइजेशन भी है, तो इसमें स्ट्रेस लेवल्स तो भी हैं। एक्यूपंक्चरिस्ट भी हैं, तो एक्यूपंक्चर से इसको बेहतर नहीं किया जा सकता? डेफिनेटली जी, एक्यूपंक्चर का फाइब्रोमाइल्जिया में अगर मैं कहूँ कि कोई एक मोडालिटी मुझे चूज़ करनी है दवाइयों से, इंटरवेंशन से, एक्यूपंक्चर से, तो मैं एक्यूपंक्चर और इसके साथ CBT जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करूँगा। एक्यूपंक्चर का एक नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि वो बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स जिनको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं वो रिलीज करता है, फील गुड हार्मोन्स। ये जब एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं तो आपके स्ट्रेस लेवल वो कम होते हैं, आपकी हार्ट बीट नॉर्मलाइज होती है, आपका पेरिफेरल टिश्यू में ब्लड फ्लो बेहतर होता है। बहुत सी दर्दें साइकोसोमैटिक भी होती हैं डेफिनेटली, क्योंकि और बाय द वे ये नहीं है साइकोसोमैटिक, ये नहीं मतलब कि व्यूअर्स उनको दर्द नहीं है लेकिन वो ड्रामा कर रहे हैं, ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। उस वक्त डॉक्टर पे गए, डॉक्टर ने कहा जी हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा, पेन करा रहा है, चीख रहा है जो है पेशेंट, वो कह रहा है कि मेरी जान निकल रही है, तो प्लीज़ इस चीज़ को लाइटली ना लें, क्योंकि वो उस वक्त उस अजियत से गुजर रहा है। अब वो उसको शायद चीज़ मार ना दे लेकिन उसको तंग तो कर रही है। देखिए जी, क्रॉनिक पेन में, अच्छा डॉक्टर साहब, फिर क्रॉनिक और एक्यूट पेन में फ़र्क भी बता देना साथ। जी जी, एक्यूट पेन तो वो पेन है जो कुछ दर्द कुछ टाइम का हो और जिसके साथ कोई ना कोई बुनियादी वजह हो। किसी को कोई ज़ख़म लगता है, किसी को चोट लगती है, ऑपरेशन के बाद जो दर्द है, इसको जो चंद दिनों का जो दर्द है इसको हम एक्यूट पेन कहते हैं। इसकी कोई ना कोई वजह होती है और वो वजह ठीक होने के साथ साथ ये दर्द ख़त्म हो जाता है। लेकिन बहुत सारी दर्दें ऐसी हैं जो प्रोलॉन्ग करती हैं और चोट या उसके ख़त्म होने के बावजूद भी परसिस्ट करती हैं। कोई ऐसा दर्द जो 3 महीने से ज़्यादा रहे
और उस किसी चोट या अंडरलाइंग कॉज के साथ रिलेट ना करे, उसको हम क्रॉनिक पेन कहते हैं। जो एक्यूट पेन है वो तो एक ब्लेसिंग है, अल्लाह पाक की एक नेमत है कि जी कहीं पे चोट है आप उसे को रेस्ट दें ताकि वो सेटल कर जाए। जबकि क्रॉनिक पेन जो है वो ब्लेसिंग नहीं है, वो तो इट्सेल्फ एक डिज़ीज़ है। और उसको मैनेज करने के लिए जैसे अभी आपने कहा कि जी साइकोसोमैटिक, तो इसके लिए हम एक अप्रोच यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं बायो साइको सोशल मॉडल, कि इसमें फ़िज़िकल आपने थेराप्यूटिक इंटरवेंशन करनी है, आपने कोई दवाई देनी है, कोई इंजेक्शन करना है, कोई इंटरवेंशन करनी है, फिजियोथेरेपी, रिहैब, आक्यूपंक्चर। इसके साथ साथ जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, क्योंकि जब भी दर्द आपको कोई एक दर्द कुछ अरसा रहे तो आप अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, आप जॉब पे नहीं जा सकते, तो उसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ जाते हैं। तो उसके साथ साथ हमें डेफिनेटली किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि वो सीबीटी के थ्रू या जो भी और वैलिडेटेड ट्रीटमेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ आ जाती है सोशल एस्पेक्ट्स। अगर किसी को दर्द है और घर वाले या उसकी ऑर्गेनाइजेशन वाले ऊपर उल्टा प्रेशर है कि जी तुम काम पे नहीं आओगी या आओगे, तो मतलब वो सारी चीज़ें मिलके वो एक विशियस साइकिल बन जाता है। और एक और चीज़ डॉक्टर साहब, जो आप सोशल की बात करें, अपने जो हैं वो कभी कभी, जैसे कि अभी मैं किसी से बात कर रही थी कि उनकी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक, तो उनके घर वाले मतलब रिश्तेदार वगैरह आके कह रहे हाय हाय हुन तुसी ऐ ना करना, हुन तुसी ओ ना करना, ताड़े नाल ये। एक ये भी चीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स के, जब कोई इंसान किसी मुश्किल या किसी तकलीफ़ से गुजर रहा होता है, अगर आपने जाके उनकी तबीयत का पूछना भी है तो उनकी बीमारी के ऊपर अपनी राय और अपना पूरा तबसरा मत करें। और मैं आपको इसके पीछे रीज़न बताती हूँ। होता यह है कि व्यूअर्स, एक इलाज होता है जो डॉक्टर कर रहा होता है और एक दिमाग ख़राब करना होता है जो घर पे हो रहा होता है। अक्सर क्योंकि डॉक्टर एक होता है या 3 होते हैं या 2 होते हैं आपको कहने वाले कि जी आपकी ये ट्रीटमेंट प्लान है, आपने ये फॉलो करना है, और जब आप घर आए और कोई 16 लोगों ने आपको कहा कि अब आपने बस आराम करना है, आपने हिलना नहीं है, आपने झुलना नहीं है, तो 16 लोगों की बात उन 3 लोगों पे भारी पड़ जाएगी। True. तो प्लीज डॉक्टर के दिए हुए मशवरों के ऑपोजिट बात प्लीज जाके ना कहा करें। 90% लोगों के मेडिकल केसेस खराब इसलिए होते हैं क्योंकि आफ्टर केयर ठीक नहीं हुए होते घरों पे, क्योंकि गलत मत आपने सुनी। ये भी तो होता है ना डॉक्टर साहब कि डॉक्टर ने दे दी दवाई, है नहीं ठीक, है नहीं लेनी, है नहीं तुसी लेनी, है तो मसला पै जाएगा। तो एक ने कहा, एक और किसी रिश्तेदार ने आकर, है तो सही कह रही है ना करो। आपको पता है ना हर बंदा एक तो ये वाली चीज़ प्लीज़ छोड़ दें। बाहर के मुल्क में कभी कोई नहीं पूछता कौन सी दवाई दे रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट चल रही है, क्या है, इसलिए वहाँ पे ये मसाइल नहीं होते। यहाँ पे डॉक्टर साहब एक पूरी डिस्कशन होती है। नहीं जी, मैं तुसी डॉक्टर ते गए सी तो फिर की गल हुई, और फिर घर वाले डॉक्टर आपको बताते हैं कि डॉक्टर की बात नहीं मानी। जी अक्सर होता है कि मरीज़ से पूछते हैं कि जी आप कर क्या रहे हैं, जी ये कुछ कर रहे हैं, किसने कहा था, जी ये मेरी खाला ने कहा था, ये मेरे मामू ने कहा था, मेरे चचा ने कहा था। तो मैं उस पर एक बात करता हूँ, तो मैंने कहा जी कभी आपने घड़ी या जूता लेना हो तो डॉक्टर से मशवरा किया? वो कहेंगे नहीं किया। तो मैंने कहा मैं तो अपने भाई से मशवरा करती हूँ लेकिन हाँ जी। तो मैं ये कहता हूँ कि जी आपकी जान कीमती है या जूते कीमती हैं। तो आप नॉन रेलेवेंट लोग जो हैं, ये देखिए इसमें मरीज़ का भी कसूर है, सिर्फ फैमिली का या उन लोगों का कसूर नहीं है कि जब आप बिला वजह अपनी बीमारी को हर एक से डिस्कस करते रहेंगे तो उस पर वो गलत सही मशवरे देंगे। ये नहीं कि सारे मशवरे गलत हो सकते हैं, लेकिन अक्सर मशवरे गलत होते हैं। तो खुदारा अपने फिजिशियन पे और जो उसने मेडिसिन या तरीक़ाकार आपको प्रिस्क्राइब किया उस पर ट्रस्ट करें, और हर मतलब नॉन रेलेवेंट बंदे की बात को मत सुने और उसको मत अपनाएं। इस नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब मैंने आपसे बहुत से सवाल पूछने हैं, जैसे कि मौसम चेंज होता है, स्पेशली विंटर्स और बरसात के सीज़न में जॉइंट के पेन में इजाफा हो जाता है। ये आयशा ने पूछा है फ्रॉम सियालकोट। तो मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस हैं हमारे व्यूअर्स के पेन से रिलेटेड। व्यूअर्स अगर आपने कॉल भी करके सवाल करना है तो आप कर सकते हैं। कभी कभी हमारे हाथ लगता है डॉक्टर साहब, तो आपने सवाल पूछना है तो पूछ लें, वरना बहुत से सवाल हैं जैसे कि वर्किंग लोग जो हैं लैपटॉप वगैरह पे काम करते हैं तो फिर उनकी नेक में पेन शुरू हो जाती है, उसका क्या, इन सब सवालों के हम जवाब लेंगे। आपने भी कोई सवाल करना है तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। ब्रेक के बाद डॉक्टर शहजाद हमारे साथ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स।
ब्रेक में हमने डॉक्टर शहजाद अनवर को बहुत तंग किया, 10 पेशेंट भी दिखा दिए और अब हम अपनी गुफ्तगू को फिर कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर साहब जब आते हैं हम इनको पढ़ ही जाते हैं सारे, मैनू भी दर्द है, मैनू भी दर्द है, मैनू भी दर्द है। पर डॉक्टर साहब हर किसी को दर्द है, तो ये बता दें कि गिट्टे गोडों में क्यों इतनी दर्द होती है। 2-3 जगहें हैं जो मैं पॉइंट आउट करूंगी क्योंकि सवाल कोई 15 हैं इन्हीं से रिलेटेड। डॉक्टर साहब, एक तो गोडे, हिप बोन, गर्दन, कंधे, ये एरियाज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन होते हैं जहां पे ज्यादातर पेन होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो मुझे बताइए ये होती क्यों है दर्द? देखें, अगर कोई मेडिकल कंडीशन उस तरह से ना हो या कोई उस तरह से ना हो तो? देखें, पहले तो मेडिकल कंडीशन जो इनको अफेक्ट कर सकती हैं, एक तो एज के साथ डीजनरेशन आती है जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, वो घुटनों में, कूलों में, कमर के मोरों में, गर्दन के मोरों में जो डीजनरेशन आती है या जो मोरे घिसना शुरू करते हैं, जोड़ घिसना शुरू करते हैं, हम सारी उम्र कैल्शियम लेते हैं, वो हड्डियों में जाके एब्जॉर्ब होता है। मौजूदा दौर में ये चीज़ें क्यों बढ़ गई हैं और यंग लोगों में क्यों आ रही हैं, उसकी 2-3 बड़ी वजूहत हैं। एक तो ये है कि जी आप देखें मॉडर्न लाइफस्टाइल में जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गई है। हम लोगों के जो वर्किंग आवर्स हैं वो 9 to 5 या वो सिटिंग है मोस्टली, फिर घर से गाड़ी पे बैठेंगे, मोटरसाइकिल पे बैठेंगे, मैक्सिमम ये है। ठीक है, पैदल चलने की रूटीन, साइकिल चलाने की रूटीन, एक्सरसाइज की रूटीन ख़त्म हो गई है। जब ये चीज़ें नहीं होती और इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों का जो सन का एक्सपोजर है वो बहुत, जो धूप में निकलना है वो बहुत कम हो गया है। जब तक हम धूप में नहीं निकलेंगे जिस्म विटामिन डी नहीं बनाता। आप जितना मर्ज़ी कैल्शियम लें, जो मर्ज़ी करें, जब तक जिस्म में विटामिन डी का लेवल पूरा नहीं है, कोई भी कैल्शियम जो है वो आपकी अंतड़ियों से ही एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो हड्डियों में कैसे जाएगा? तो इसके लिए एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल के वॉक की रूटीन बनाएं। डॉक्टर साहब, मैं ज़रा एक बात क्लियर करना चाहूँगी। अब बात उन लोगों की हो रही है, एक जो दफ्तरों में बैठे रहते हैं। जो लोग दफ्तर में बैठते हैं उनका ज़्यादातर काम कंप्यूटर या लैपटॉप पे है। जैसे कि हमारी टीम में अगर आप देख लें, कैमरा के हमारे जो कैमरा हैंडल करते हैं, हमारे कैमरा मैन जो हैं बड़े माशाल्लाह क्वालिफाइड और ब्रिलियंट यंग लोग हैं, लेकिन इनका काम होता है टोटल ऐसे खड़े रहना। बिल्कुल, या कैमरे के साथ ऐसे होना या ऐसे होना, कंधे अकड़ जाते हैं। हमारी शेफ़ को देखें, अब वो भी काम कर रही हैं लेकिन उनका इतना भाग दौड़ का काम नहीं है जितना झुक के इस वक्त नीज काम कर रही है। तो बात ये, आपको भी पेन होती होगी बेटी, जब तुम बहुत ज़्यादा, आपका कोई बड़ा ऑर्डर होता होगा या आप अपनी केटरिंग का काम कर रहे होगे तो आपके गर्दन में होती होगी पेन और शोल्डर्स में। तो यू सी डॉक्टर साहब, काम है लेकिन आप सिर्फ जिस्म के एक हिस्से से 1-2-4 मूवमेंट्स का ही काम ले रहे हैं, तो वो अकड़ ही जाएगी ना। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सेकंड में वो अभी इसका हल क्या है इसकी तरफ हम जाएंगे, बट वो कॉलर बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, आसिफ इस्लामाबाद से। उनकी कॉल के बाद हम बाकी कंटिन्यू करेंगे उनका जवाब देने के बाद। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जुगन? मैं आपका काफ़ी बहुत शो देखता हूँ। थैंक यू सो मच आसिफ। इस्लामाबाद में मौसम कैसा है? जी, जैसे ही पूरे पाकिस्तान में कल बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा, तो ओले पड़े हैं। तो ये पाकिस्तान में जैसा मौसम सेम वैसा ही है इस्लामाबाद। मौसम अच्छा होता है तो थोड़ी दर्दें भी कम हो जाती हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपका सवाल क्या है? अच्छा, मेरा सवाल मेरी मदर के लिए है। मेरी मदर की एज होगी तकरीबन 50 ईयर्स। तो उनको ना हिप बोन पे काफ़ी ज़्यादा पेन होती है। तो वो ना तो कहीं गिरी हैं, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम एज के हिसाब से होता है। अब उन्होंने दवाइयाँ खा के वो अपना मैदा ना वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना खराब कर लिया होगा। तो इसका कोई और कोई हल बता दें डॉक्टर साहब। क्या एक हिप जॉइंट में है या दोनों साइडों पे है या एक साइड पे है? एक साइड पे। किस साइड पे? जी जी, सीधी? हाँ जी, सेंटर में एक साइड पे। अच्छा, यानी कि नीचे करके रीढ़ की हड्डी में अगर मैं स्टैंड करूं तो यहाँ पे पेन है या यहाँ पे है या यहाँ पे है, बैक पे है, ये बैक साइड पे है। बस ठीक है डॉक्टर साहब, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल होता है ना, क्योंकि 2 जॉइंट्स होते हैं हमें, सैक्रोइलियक जॉइंट्स, वो दोनों साइडों पे होते हैं। तो जॉइंट में भी इशू हो सकता है, स्पाइन में भी हो सकता है। तो वो कह रहे हैं सेंटर में एक जगह पे दर्द होती है। तो ये मोस्ट लाइकली इसकी जो वजह है, अगर इनकी वालदा का वज़न ज़्यादा है और वो ज़्यादा बैठती हैं, जो अमूमन ख़वातीन करती हैं, और 40-50 की एज में जाके वज़न भी बढ़ जाता है। तो एक तो प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग को अवॉइड करना है। दूसरी जो चीज़ है,
जो हिप, इन्होंने कहा कि हिप जॉइंट आपके बिल्कुल साइड पे हैं और हिप जॉइंट का दर्द ये सामने की तरफ आता है। हिप जॉइंट का दर्द पीछे सेंटर में नहीं जाता, तो ये या तो सैक्रोइलियक जॉइंट, ये वो जोड़ है जो कमर की हड्डी और कूल्हे की हड्डी को मिलके बनता है और जिस्म का सबसे बड़ा फाइब्रोकार्टिलेजनस जॉइंट है। तो अमूमन होता ही है कि अगर आप गाड़ी जैसे सेडान है, कार है, उसमें से जब निकलते हैं तो कई दफ़ा तेज़ी में निकलते हैं तो ये जो जॉइंट है ये लॉक हो जाता है। उसको हम रेस्ट नहीं देते, जिसकी वजह से वो कॉन्टीन्यूसली दर्द और इन्फ्लेमेशन बढ़ता चला जाता है। तो इसके लिए दवाइयाँ जो हैं, देखें, एक ट्रीटमेंट, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दवाइयाँ ले के अम्मी ने मैदा खराब कर लिया, यानी कि पता नहीं कितनी सख्त दवाइयाँ, होता है ना दर्द हुई। अब सिंपल बात है व्यूअर्स, पैरासीटामोल भी अगर आप लेते हैं तो उसका उसूल है कि 8 घंटे के बाद आप फिर नहीं 4 घंटे के बाद जल्द से जल्द आप ले सकते हैं, 6 आवर्स। एंड देन अगर आपने ibuprofen लिए तो उसमें आपने मिनिमम 8 to 12 आवर्स का गैप देना है। लोग क्या करते हैं, एक ले ली, अच्छा उससे फर्क नहीं पड़ा, 15 घंटे बाद दूसरी ले ली, फिर एक और ले ली, तो मैदा नहीं उड़ेगा तो क्या होगा? तो इसमें जो है वो एक तो टू स्टार्ट विथ फिजियोथेरेपी रिहैब करवाएं, ठीक है जा, क्योंकि देखें तरीक़ाकार ये है कि जो स्टैंडर्ड है कि जी आप अगर 2 हफ्ते की दवाई खाने से दर्द में कोई खातर खा फ़ायदा नहीं हो रहा तो आपको या तो अद्वियात चेंज करनी है या ट्रीटमेंट चेंज करना है। और अगर वो ऑलरेडी उन्होंने फिजियोथेरेपी नहीं करवाई तो मैं एडवाइस ये करूँगा कि वो फिजियोथेरेपी रिहैब करें और साथ किसी प्रॉपर पेन फिजिशियन को चेक करवाएं, क्योंकि हमारे यहाँ इशू ये है कि हम देखें दर्द जो है इट्सेल्फ एक बीमारी है, क्रॉनिक पेन, जैसे उन्होंने कहा जी अद्वियात खा खा के मैदा और वो सत्यानाश, तो यानी कि वो भी दर्द चल रही है, कमर में भी दर्द है और अब पेट में भी दर्द, वो भी चल रही है। तो एक तो प्रॉपर इस्लामाबाद में बहुत सारे हमारे दोस्त पेन फिजिशियंस हैं, उनको राब्ता करें, साथ फिजियोथेरेपी रिहैब करें और प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग को अवॉइड करें। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, डॉक्टर साहब सबसे बड़ा इशू ये है कि लोग चलना फिरना छोड़ देते हैं ना, एज पे आके बिल्कुल ही बिस्तरे में पड़ जाते हैं। जी, तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो हम एज फिजिशियन भी इग्नोर करते हैं, वो है फूड एलर्जी। बहुत सारे खाने ऐसे हैं जिनको जिस्म एज इन्फ्लेमेटरी एजेंट लेता है और पट्ठों जोड़ों की दर्दें उससे बढ़ती हैं। जैसे अनम का मैसेज आया हुआ है फ्रॉम फैसलाबाद, वो ये पूछ रही हैं कि जी यूरिक एसिड की वजह से मेरी अम्मी और मेरे मतलब दोनों फादर मदर दोनों को प्रॉब्लम है, तो दोनों जो हैं वो चीखें मार रहे होते हैं दर्द के मारे यूरिक एसिड की वजह से। लेकिन वो भी खाने की वजह से ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। यूरिक एसिड या गाउट जिसको कहते हैं हम, कि जी ये वो बीमारी है जब बॉडी जो है आपका लिवर उसको डिटॉक्स नहीं कर रहा है, इसको एक्सक्रीट बॉडी नहीं कर रही होती, तो जिस्म के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है, तो उसकी जो क्रिस्टल्स हैं वो आपके पाँव के अंगूठे, घुटने, जिस्म के मुख्तलिफ जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं उनमें जमा होके और वहाँ उनको बाकायदा काटती हैं और वहाँ पे सोजश और वो सारा कुछ होता है। तो इसमें किसी भी दवाई के साथ जब तक वो खाने में ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पालक, साग, मेथी, टमाटर, चने की दाल, बेसन और रेड मीट, ठीक है, ये जब तक निकालेंगे नहीं, ये निकालेंगे नहीं आप, ये यूरिक एसिड वालों के लिए, यूरिक एसिड वालों के लिए, गाउट वालों के लिए, जब तक ये 4-5 बड़ी चीज़ें जो हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं प्यूरिन्स और ये सारा कुछ, तो उनको जब तक वो रूल आउट नहीं करेंगे, और इसके साथ साथ उनका फ्लूइड इनटेक होना चाहिए ज़्यादा। खुदा ना खास्ता अगर उनको कोई हार्ट का या किडनी का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि डॉक्टर्स ने उनका पानी कम किया हो, उन मरीज़ों को नहीं, बाकी जितने लोग हैं जिनका किडनी और रीनल फंक्शन नॉर्मल है उनको फ्लूइड इनटेक बढ़ाएं ताकि बॉडी डिटॉक्स करे। अच्छा डॉक्टर साहब, क्रैम्प्स पानी ना पीने की वजह से वो जो कहते हैं ना कड़ूल पड़ रहा होता है जी, अक्सर इसलिए पड़ रहा होता है क्योंकि आपके जिस्म में नमकियात कम होती हैं, क्योंकि लोग पता नहीं क्यों इस पूरी सर्दी, आई एम सॉरी, 90% लोगों ने पानी नहीं पिया। इसमें एक तो नमकियात की कमी हो गई, ये यंग लोगों में नमकियात की कमी की वजह से होता है। जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं जो कहते हैं कि जी रोज़ रात को कड़ल पड़ते हैं, उसमें नमकियात से ज़्यादा जो हराम मग़ज़ की नाली का सुकड़ना है उसकी वजह से वो जो वहाँ से कॉडाक्विना या जो नसें निकल के जाती हैं तो वो इन्फ्लेमेशन उनकी या सोजश होती है, तो उसकी वजह से रात को उनको टांगों में क्रैम्पिंग आते हैं। तो थोड़ा सा हमें डिफरेंस करना है। अच्छा, एक और चीज़ जिसके बारे में अगेन सारे ज़्यादातर सवाल जो है ना वो जॉइंट से रिलेटेड ही आए हैं, तो मुझसे पूछा गया कि जी फ्रोज़न शोल्डर है, जी जी, फ्रोज़न शोल्डर की पेन के लिए क्या किया जा सकता है? ये फ्रोज़न शोल्डर भी बड़ी इस्तेमाल की जाती है टर्म।
देखिए जी, फ्रोज़न शोल्डर बेसिकली आपका सबसे जो मोबाइल जॉइंट है वो शोल्डर जॉइंट है। इसमें रोटेशन, रोटेटर सर्कमडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन सारे मूवमेंट्स हैं। तो इसका अल्लाह ने इसकी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए अल्लाह ने जो इसका कैप्सूल दिया वो हिप जॉइंट की तरह का नहीं है। हिप जॉइंट का कैप्सूल यूं ग्रैब करता है, बड़ा तगड़ा जॉइंट है। जो इसका जॉइंट है उसका कैप्सूल सिर्फ ये है और उसके अंदर ताकि रोटेट करे। तो उसको कंपनसेट करने के लिए अल्लाह ने एक बहुत तगड़ा कैप्सूल दिया जो इसको पकड़ के रखता है ताकि वो जो जॉइंट कैप्सूल की कमी, उसकी कमी है सॉकेट की, उसको पूरा करे। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग जिनमें डायबिटीज़ हो या अदरवाइज़ किसी वजह से जब इस कैप्सूल की इन्फ्लेमेशन होती है जिसको हम एडहेसिव कैप्सूलाइटिस कहते हैं, तो उसकी वजह से ये जो अकड़ता है तो इनिशियली पेन ज़्यादा होती है, सेकंड स्टेज में जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और फिर बाद में जाके कहीं जॉइंट का इशू आता है। और इसमें एक चीज़ और भी ध्यान में रखने वाली है कि कई दफ़ा गर्दन से दर्द कंधे में आ रहा होता है, तो वो बहुत सारे लोग गर्दन को इग्नोर करके सिर्फ शोल्डर पे फोकस कर रहे होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सर्वाइकल भी हो सकता है और एडहेसिव कैप्सूलाइटिस भी हो सकता है। तो एडहेसिव कैप्सूलाइटिस में जो बेसिक ट्रीटमेंट है अगेन फिजियोथेरेपी, रीहैब है और प्लस प्रॉपर पेन कंट्रोल। और अगर हम कुछ नहीं भी करते तो ये 18 से 2 साल के अरसे में खुद ही रेजोल्यूट कर जाता है 95%। 18 दिन से 2 हफ्ते, 18 से 1.5 से 2 साल में, इतना लंबा अगर हम इसको मैनेज नहीं करें। और अगर आप मैनेज करें तो ये विद इन डेज जो है दूसरी चीज़ों के थ्रू तो बहुत बेहतर। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली आपका पैगाम क्या है व्यूअर्स के लिए? मेरा एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, पेन फ्री लाइफस्टाइल के लिए। जी बिल्कुल। एक तो ये कि स्ट्रेस को तारी ना करें, ठीक है। अल्लाह का कायदा है ला तकना तुम्हें रहमतिल्लाह, कि उसकी रहमत की जो भी हालात हैं उसकी रहमत पे उम्मीद रखें। दूसरा ये अल्लाह कहता है कि ला इन शकरतुम ला ज़ीदन्नाकुम, कि जितना शुक्र करोगे उतना नवाजता जाऊंगा। तो गिलास को भरा देखने बजाय के गिलास को खाली देखें। तो मैं अक्सर अपने पेशेंट से कहता हूँ कि हमारे पास इतनी नेमतें और रहमतें हैं कि हम सजदे में भी पड़े रहें तो हम शुक्र नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटी सी तकलीफ़ पे हर नेमत को भूल के बाँ बाँ करते हैं। तो थोड़ा सा शुक्रगुजारी। दूसरी चीज़ ये कि चीज़ों को तारी ना करें, क्योंकि अल्लाह ने ये जो माइंड है हमारा, जो असल हमें फ़ोकियत देता है बाकी सारी स्पीशीज़ पे, कि जो आपकी परसेप्शन या थिंकिंग या वो है, अगर आप कॉन्टीन्यूसली ओवर थिंक करेंगे तो वो नेगेटिविटी की तरफ जाता है। स्ट्रेस और स्ट्रेस हार्मोन्स आपके बॉडी सिस्टम को शटडाउन की तरफ लेके जाएंगे और आपका इम्यून सिस्टम, आपका जीआईटी, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, सारी के सारा जो निज़ाम है वो बिल्कुल लो पे आ जाता है। तो उसकी वजह से वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको तकलीफ़ नहीं देती वो तकलीफ़ देंगी। तो शुक्रगुजारी और बांटें, ठीक है ना। बात यह है कि अगर मैं किसी गरीब आदमी को 10 रुपये दूंगा, हो सकता है अल्लाह उसके बदले मुझे जो दवाइयों पे 100 रुपया लगाना है उससे बचा ले। बेशक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि सब स्पीशीज़, तो स्पीशीज़ की जब बात करते हैं तो बर्ड्स बड़े मज़े की स्पीशीज़ होती हैं, और अपने दिमाग को रिलैक्स्ड और काम रखने के लिए अगर इंसान पेट्स रख ले तो ये भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है। बड़े लोग होते हैं लोनलीनेस से गुजर रहे होते हैं, कोई बिल्ली रख लेता है, कोई किसी किस्म का जानवर रख लेता है, बट जिन लोगों को चिड़ियों से प्यार है, बर्ड से प्यार है, उस किस्म के लोगों से हमने ब्रेक के बाद बात करनी है, क्योंकि आज सेट पे हमारे पास बर्ड्स भी होंगी। हम आपकी डिफरेंट स्पीशीज़ से मुलाकात भी कराएंगे और डिस्कस करेंगे कि अगर किसी ने पेट के तौर पे बर्ड को रखना है तो उसके क्या तकाजे हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई आज हमारे साथ हैं अंबर आसिफ, जो एक बर्ड ब्रीडर हैं, और बर्ड ब्रीडिंग होती क्या है ये भी हम इनसे जानेंगे। बट अगर हम ये कहें कि आप एक बर्ड इंथुजियास्ट हैं और आपको चिड़ियों से, परिंदों से बहुत ज़्यादा प्यार है और आप उनको संभालती भी हैं, उनको बड़ा भी करती हैं, और फिर अगर किसी ने ख़रीदना हो तो आप उनको सेल भी करती हैं, राइट अंबर? ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, बर्ड ब्रीडिंग में मर्द तो मैंने बहुत देखे हैं, ये तो फर्स्ट टाइम आई मीटिंग अ लेडी जो ये काम कर रही हैं, तो पहले तो ये बताइए कि बर्ड ब्रीडिंग की तरफ रुझान कैसे हुआ? और मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर कोई बचपन में कोई चीज़ होती है
मेरे अंदर मुझे लगता है पेट्स का शौक था। पेट्स या सिर्फ बर्ड्स? नहीं, बर्ड्स, Birds सिर्फ का। बर्ड, ओनली बर्ड्स। और टाइम टू टाइम मेरे पास थे, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा शौक बढ़ जाएगा। लेकिन अब तो खैर मेरा घर, कमरे, छत भरी पड़ी है अच्छा। बर्ड से। बर्ड्स। अच्छा, तो शुरू कैसे किया काम ये? मैंने कहा पहले वो बातें पूछ लो ना, उसके बाद फिर बर्ड्स की। मेरी लाइफ में एक कह लें कि एक स्टोरी थी। मदर से बहुत ज़्यादा फिलिएशन थी, बहुत ज़्यादा। शादी के बाद भी मामा के साथ बॉन्डिंग मेरी मजबूत रही। अनफॉर्चुनेटली अलहदा होना पड़ा, उनकी डेथ हो गई। तो so डेथ के sorry. बाद हाँ थोड़ा सा मैं ट्रॉमा में चली गई। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर इन्हें नेचर के करीब रखना है, जो चीज़ इन्हें पसंद है बस वो रखें। तो इस तरह के 4 बर्ड्स मैंने मंगवा लिए, बस उनको दाना पानी दिया और फिर उससे सिलसिला चलता गया कि वो उनके बच्चे ग्रो करते गए। अब उनको कहीं करना भी उनको था, कहीं कितने करना संभाल भी लेती था। आप? हाँ, फिर वो मेरा सेल करने का दिल ही नहीं किया। फिर लाइफ में एक और ट्विस्ट आना था। सब चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से प्लान्ड है। मेरे हस्बैंड बहुत सडन बीमार हो गए, इतने ज़्यादा स्वेयर कि डॉक्टरों ने मुझे मेंटली प्रिपेयर कर दिया कि आप उनकी तरफ से उम्मीद छोड़ दें कि वो रिकवर होंगे और आप कुछ लाइफ में करेंगी। अब आपको ही कमर बांधनी है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने एक प्लेटफॉर्म मेरे लिए तैयार किया हुआ था ऑलरेडी, जो मैं समझ रही थी कि मेरी मदर की दुआओं की वजह से है। तो वो अल्लाह ताला ने प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ था और मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए एक सोर्स बन जाएगा अर्निंग का। तो हस्बैंड ठीक है, अल्लाह बेहतर का है, शुक्र है, बेहतर अल्लाह का है। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, मैंने कहा एक और ट्रॉमा, मतलब देखें, एक बात बताओ व्यूअर्स, कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए, खुदा न खास्ता मौत के करीब आ जाए, वो भी बड़ा ट्रॉमेटिक होता है। दुनिया से रुखसत हो जाए, वो भी एक बड़ी ट्रॉमेटिक चीज़ है। बट जब आप मैरिड हो, शादी करके अपने घर हो, पहले माँ बिछड़ जाए, उसके बाद फिर हस्बैंड के बारे में भी आपको ऐसी बात कह दी जाए, तो 90% लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। आज का हमने शो में, अब मुझे नहीं पता था कि मैम ये बात बताने वाली हैं, मुझे एक्चुअली नहीं पता था। और आपको पता है सुबह हमने क्या बात की है? सुबह का हमारा जो मेन जो पॉइंट था, जो सुबह 10 बजे मैंने व्यूअर्स को कहा, वो ये कहा कि नाउमीदी एक नए आगाज़, एक नई बिगिनिंग होती है। इतनी डिसअपॉइंटमेंट में आपने अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, ना कि आप हाथ पांव फुला के बैठ जाती कि मैं तो नहीं कुछ कर सकती। हाँ नहीं, वो मेरा टाइम बहुत क्रिटिकल था कि डॉक्टर ने मुझे मेंटली प्रिपेयर कर दिया था कि इन्हें 3-4 साल भी लग सकते हैं और पूरी लाइफ भी, क्योंकि उनकी मेमोरी ख़त्म हो गई है। अच्छा। उन तो ऑब्वियसली बच्चे छोटे हैं और जॉब करती थी मैं, लेकिन वो जॉब मेरी इनफ थी, वो तो कुछ भी नहीं थी। नौकरियों से कहाँ कुछ घर भी चलते नहीं। हैं आज तो लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी बरकत इस काम में रखी है कि मैं आज पाकिस्तान को कह लो हज़ारों लेडीज़ को बल्कि आप मोटिवेट कर रही इंटरनेशनली हूँ। भी प्रोवाइड करते हो, लोग तो बाहर से आके आपसे लेकर जाते हैं और बहुत ज़्यादा एज अ मोटिवेशन मैंने औरतों को दी है कि जो हमारे माशरे की इस मजबूरी में मफलूकुल हालात में औरतें हैं, तो माशाल्लाह वो मैं उनके साथ चेन बनाई यार है। अमर, मैंने तो आपको बुलाया था चिड़ियों की बात करने के लिए, आप तो मोटिवेशनल स्पीकर निकली हैं। हाँ, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी से नवाजे आमीन, और आपको वसीला बनाए और लोगों के लिए और औरतों के लिए जो किसी मजबूरी या किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक। बेशक ऐसे ही है। लेकिन थोड़ी सी आपकी बर्ड्स की भी बात कर लेते हैं। जी, तो कौन कौन सी बर्ड्स हैं आपके पास और इस वक्त आप कौन सी लेके आई हैं भाई? एक, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो वाली बर्ड मैं आपको कैसे दिखाऊं, उसकी बकायदा हेयर स्टाइल बना हुआ, स्पैरो है ना वो? स्पैरो। हाय, किसी तरह करीब आ जाए, मैं बड़ा मेरा दिल है कि मैं हेयर स्टाइल चेक कराऊं। मैं तो हेयर स्टाइल पे फिदा हो गई हूँ। ये जी सेंटर में बर्ड है जो घूमी जा रही है, आई थिंक उनको समझ गई, लड़का है कि लड़की? लड़का है। उसका हेयर स्टाइल भी ऐसा ही बना हुआ है। ये देखें ना, ये देखें, ये हमारी जो स्पैरो है ना, ये देखें, इनका हेयर कट ज़रा चेक करें, हेयर कट ज़रा चेक करें ना। हाय हाय हाय, क्या हेयर स्टाइल, अभी फ्लैट हेयर कट हमारा बना हुआ है बकायदा। ये देखिए, ओए होए होए। इनका नाम क्या है भाई साहब का? कनेरी। हेलो कनेरी। नहीं, कनेरी तो बर्ड का नाम है। कनेरी, हाँ, इनके अंदर म्यूटेशंस ही हैं ये। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि ये कौन कौन सी बर्ड्स हैं? एक तो वो हमारी ये जो कलरफुल वाले पैरेट्स हैं, इनका ये कौन से हैं? एक्चुअली ये जो कलरफुल वाले पैरेट्स हैं, देखने में ये आपको कलरफुल आम 2000 की भी शक्ल ऐसी होती है, लेकिन इनके अंदर जो मैटर करते हैं ना, इनकी ब्लड लाइन मैटर करती है। अच्छा। अब मैं अगर कहूँ, यानी कि चिड़िया भी खानदानी होनी चाहिए। हाँ, मतलब इनकी प्राइस जो है ना वो तकरीबन लैक्स में है। लाखों में? ये 2-2 ढाई लाख का बर्ड है ये। हाँ, स्प्लिट डन फेलो है ये।
तो जिसने खरीदना होगा उसको इसकी क्वालिटी पता होगी। शायद देखने में यही है कि ये 2-2 हज़ार वाले बच्चे हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो नहीं लेकिन लगते हैं, हाँ, यूनिक लगते हैं, लेकिन different इनके लगते हैं। अंदर से जो क्रॉस से ब्लड आएंगे वो बहुत रेयर होते हैं। और ये बड़े साइज की, ये इससे बड़े नहीं होते ना? इससे बड़े नहीं होते ये क्योंकि इतने ही लवर्ड रहते म्यूटेशन है। हाँ जी। और जो ये हैं, ये पाकिस्तान की एक कह लें कि अगर किसी ने कारोबार अपना स्टार्ट करना है, चूँकि एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ये 2 कमर्शियल बर्ड है जो कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी जिनकी डिमांड है। ये क्रिमिनो है जो कि मतलब बहुत स्वीट कलर्स में है, येलो में, और ये एल्बाइनो है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इनमें एक की आइज़ रेड होती है और एक की ब्लैक होती है, और ये इनकी खूबसूरती है। और ये सेंटर में आपने बताया कि ये मेरे पास ना बहुत सारी कलेक्शन है फिंचीज़ की, फिंचीज स्मॉल बर्ड ऑफ स्पैरो। तो ये सारी स्पैरो फैमिली है, मतलब बहुत सारी। मेरी तो ख्वाहिश थी यहाँ पे मैं ढेर लगा दूं जितना मेरे पास बर्ड्स हैं, तो लेकिन इसकी ये स्पेशली आप यहाँ क्यों ढेर लगाए? लोग आपके पास आके आपकी बर्ड्स देखें। हम तो चाहते हैं कि लोग आपके पास आएं, आपकी बर्ड्स देखें, आपकी बिजनेस मजीद और एक्सेल करे। सो मेरा तो देखें, अल्टीमेटली है कि कोई भी इंसान अगर एक हलाल की रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहा है, और आपसे हमने क्यों राब्ता किया और आपको क्यों बुलाया, क्योंकि आप बड़ा एथिकल काम करती हैं। आप अपनी चिड़ियों को बाकायदा बच्चों की तरह रखती हैं, अपनी औलाद की तरह रखती हैं। इस वजह से आपसे राब्ता किया, वरना आपको पता है अंबर कितने लोग ब्रीड कर रहे हैं, आधे उनके मर जाते हैं, अजीब बीमारियां उनको लग जाती हैं और फिर ख्याल भी नहीं करते। अच्छा, इनकी ख्याल रखने में कितना को एफर्ट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इनके डॉक्टर भी होंगे, हाँ, सारा कुछ होगा, वेट होता है। हाँ। अगर आप मेरे पास कोई भी सपोज कि कोई बर्ड लेने आता है, तो मैं सबसे पहले उनसे उनका घर का एनवायरनमेंट पूछती हूँ। अगर कंजेस्टेड एमी नहीं दे देती? नहीं, एमी ऑब्वियसली जिंदा चीज़ है, खुदा ना खास्ता एक्सपायर हो गई, कल को ये मुझसे पूछेगा कि आपने तो अपने रोजगार के लिए मुझे दे दिया, तो आप आया आगे आपने एनवायरनमेंट पूछा, तो कंजेस्टेड जगह पे नहीं। इनके लिए क्रॉस वेंटिलेशन ज़रूरी है, इनके लिए सफाई सुथराई ज़रूरी है, केज का साइज़ बहुत अच्छा होना चाहिए, और इनकी खुराक का ख्याल प्रॉपर होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने इनको पिंजरों में कैद कर दिया। मेरे घर में जितने बर्ड्स हैं माशाल्लाह वो हैप्पी, क्योंकि केज साइज बहुत अच्छा होता है, इन्वायरमेंट अच्छा होता है। सुबह के नाश्ते में एवियरी बना देते हैं ना आप लोग बाकायदा, वो बड़ी वाली के अंदर फिर आपस में जो बर्ड्स का, क्योंकि आपस में इनकी बनती भी तो नहीं है ना कुछ ब्रीड्स की। हाँ, नहीं बनती, तो आपको अलहदा रखना पड़ता है। हमें ये मतलब अगर अच्छी ब्रीड लेनी है तो 1 बाय 1 एक एक जोड़ा लगाना पड़ता है, एक जोड़ा। और फिर इनके नाश्तों का ख्याल, नाश्ते में ये बॉयल एग और सैलेड। अच्छा भाई, हमने तो बचपन में बड़ी बर्ड्स रखी ना, उन्होंने कभी अंडे दिए ना उनके कभी बच्चे हुए। वो मेरे ख्याल से आपने अब रिवाज है कि जो भी बर्ड लेंगे डीएनए के साथ लेंगे, मेल फीमेल कंफर्म होगा। तो पहले हम भी, जब मैं भी थी, मैं छोटे होते बचपन से लेती थी, तो वो अम्मी ये तो अंडे ही नहीं दे रहे, फिर फेडअप हो जाना, साल रख के सेल कर देना। अब पता चला है कि इनका एक स्पेसिफिकली फैदर को प्लग किया जाता है, लेबॉर्ट्री में भेजा जाता है, फिर वो हमें बताता है कि ये मेल है और ये फीमेल है। वाओ। और जब आपके पास कंफर्म एक क्लिनिकली जोड़ा बन जाएगा, ऑब्वियसली वो ब्रीड भी करेगा। क्या बात है। अच्छा चले, वे वेरी प्राउड ऑफ यू, आप यहीं पे बैठी रहेंगी। अब ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप देख रहे हैं कि हमने पौधे भी रखे हुए हैं सेट के ऊपर, और एक प्रॉपर एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया है। देखिए, इंसान, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब पहले बता के गए, कि जब इंसान एक पॉजिटिव और हैप्पी एनवायरनमेंट में होता है, जब जहनी तौर पे सेटिस्फाइड होता है, पॉजिटिव होता है, नेचर के करीब होता है, मूवमेंट रखता है अपनी ज़िंदगी में, कोई हॉबीज़ होती हैं, कोई पैशन होते हैं, तो इंसान डिप्रेशन और पेन और इन चीज़ों का शिकार नहीं होता। सो गार्डनिंग, मिट्टी में हाथ डालना, उस मिट्टी के करीब होना जिस मिट्टी से हम बने हुए हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आपने कहा कि आपको नेचर से ही सुकून मिला, तो एक कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ आप हमें ज्वाइन करेंगी जिनको मज़ीद नेचर से सुकून मिलता है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई, एहसास हुआ कि इतनी ख़वातीन में हमने अपने प्यारे से भाई को भी बुला लिया, और फिर हमने बाकायदा ब्रेक में इनको तंग भी किया। तो हमारे साथ होम गार्डनर एंड ऑफ कोर्स टीचर, इंस्ट्रक्टर, लेक्चरर जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि आप सिखाते भी हैं, आपकी यूट्यूब पे भी बहुत सी वीडियोज़ आती हैं, मतलब आप हर तरीके से, आप यू आर ऑब्सेस्ड विद गार्डनिंग, राइट? जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, और एक और यंग लेडी हमारे साथ है, सोबिया अली, जो किचन गार्डनिंग करती हैं। अस्सलाम वालेकुम सोबिया। वालेकुम सलाम, थैंक यू। तो जैसे कि हमने अभी अंबर से भी बात की, बर्ड्स की। अच्छा, बाय द वे व्यूअर्स,
हेयर स्टाइल चिड़िया का इवन सोबिया ने आके डिस्कस किया। इवन सोबिया ने कहा ये आपने कटिंग की, हम तब से यही पूछ रहे हैं कि आपने बाल काटे हैं। इस चिड़िया के पैदाइशी ऐसे बाल हैं स्पैरो के, इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं है। और बल्कि वो तो फीमेल के साथ लड़के भी बैठ चुका है भाई हमारा, उससे हम बाद में बात करेंगे शो के बाद, उसकी थेरेपी करेंगे। अभी हम अपनी थेरेपी करते हैं। अच्छा जावेद भाई, थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि अंबर ने भी नेचर को चूज किया अपने आप को हील करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए, पीस लाने के लिए, क्योंकि जहन में जो दिमाग में जो तूफ़ान चल रहा था वो शायद फिज़िकली नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन मेंटली ये लड़की बहुत टूट गई थी। और अपने आप को एक दफ़ा जोड़ा, फिर टूट गई क्योंकि हस्बैंड बीमार हो गए। फिर ना सिर्फ अपने आप को मेंटली ठीक करना था, बट अपने आप को फाइनेंशियली भी स्टेबल करना था। और इन्होंने नेचर का दामन पकड़ लिया। आपके लिए गार्डनिंग क्या इंपॉर्टेंस, क्या सिग्निफिकेंस रखती है? जैसे आपने कहा ना, हीलिंग जो है वो है ही नेचर में, तो गार्डनिंग तो सबसे बड़ी नेचर है, ठीक है। और बेसिकली जो मुझे लगता है कि कोई भी आपका पैशन है या हॉबी है, वो आपको हील कैसे करती है, आपकी थॉट्स स्प्लिट हो जाती हैं, तो उसके बाद ये होता है कि आप किसी एक चीज़ पे फोकस करते हैं। स्पेशली मैं गार्डनिंग की बात करूँगा, तो जब मैं मिट्टी के साथ खेल रहा होता हूँ तो मुझे लगता है मुझे और कोई सोच नहीं आ रही। अपनी उम्र देखें और देखें कह क्या रहे हैं, मैं जब मिट्टी में खेल रहा होता हूँ। बिल्कुल, आप खेलें ना तो फिर आप भी यंग हो वैसे जाएंगी। मैं एक बात मेरी बताऊँ, तरह। आपने मुझे गार्डनिंग सेट दिया एक बाकायदा। जावेद भाई ने कहा कि हर वक्त कहती रहती हूँ मुझे टेंशन बड़ी, मुझे स्ट्रेस ये है, तो मैं अपनी बहन के लिए तो ये लेके आए। अच्छा, इन्होंने मुझे चीज़ें दी। मैंने ना एक दिन एवं खेत तमाशे में ना बच्चों के लिए कि आओ चलो मिट्टी में, क्योंकि कहते हैं ना बच्चों को मिट्टी में खिलाना चाहिए। बाय द वे व्यूअर्स, हम बहुत गलत कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, जो हम बच्चों को मिट्टी में अब खेलना नहीं देते। जरासीम लग जाएंगे, बैक्टीरिया हो जाएगा। व्यूअर्स, हम बच्चों के इम्यून सिस्टम्स को बर्बाद कर रहे हैं। बच्चों को मिट्टी में खेलने दें, बाद में अंदर आए उनको अच्छे से साफ़ सुथरा करें, वॉश करें, नीट क्लीन करें, नेल शेल्स हाथ वगैरह वॉश करें, लेकिन बच्चों को मिट्टी में खेलने दें। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए तो अब हमारे बच्चे इतने डिटैच होते जाते हैं। तो उनको बिजी रखने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, मिट्टी दो, उनको चीज़ें वीज़ें दो, बनाएं, खेलें और साथ साथ गार्डनिंग भी करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अब उनको बाद में कहें कि आप वॉश कर लें, अच्छी तरह अपने आप को क्लीन कर लें, बट मिट्टी से दूर करना तो नेचर से दूर करना है। बच्चों के अंदर वो हम्बलनेस ही नहीं आती। जिसने मिट्टी में हाथ नहीं डाला वो बच्चा अग्रेसिव होगा। और जो आपके घर में अग्रेसिव बच्चा है, आप एक्सपेरिमेंट कर लें, उसको मिट्टी से 2-4 दिन उसके साथ बैठ के खेलें, खुद सुपरवाइज करें उसको, आप देखें उसके अंदर पॉजिटिव चेंज आएगी। सुबह आपके लिए गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग की तरफ क्यों रुझान हुआ, कैसे रुझान हुआ? अच्छा जुकन, मैं अगर पर्सनल अपनी एग्जांपल शेयर करूं, सो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस जो है, सो मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या प्लीज़, सो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं करती रही हूँ, जॉब करती रही हूँ, काम करती रही हूँ। एंड व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब बिकॉज आई हैड अ फैमिली, आई हैड माय कमिटमेंट्स, तो इट वाज वेरी टफ फॉर मी। बहुत मुश्किल था क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस होता है आपके एक करियर में, आपके बेनिफिट्स, आपके फाइनेंशियली, आपकी ओवरऑल इंडिपेंडेंस, एवरीथिंग। और जब मैंने वो छोड़ा तो आई थिंक जो सबसे ज़्यादा चीज़ जिसने मुझे हेल्प किया उस टाइम पे स्ट्रेस से एंड एवरीथिंग, दैट वाज गार्डनिंग। और वो बिल्कुल नेचुरली। आपको इतनी आदत होती है ना एक रूटीन की। देखें व्यूअर्स, हर बंदा सोचता है कि आप जब जॉब छोड़ते हैं या फॉर एग्जांपल जब हमारे सर्टन, आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से बुज़ुर्ग जो हैं पुराने वक्तों में गार्डनिंग की तरफ उनका रुझान हो जाता था। घर के जो मेल मेंबर थे जो पूरा घर रन करते थे वो रिटायर हुए और सडनली आपने नोटिस किया कि उन्होंने अपने बाग का ख्याल रखना शुरू कर दिया, फलों के दरख्त लगाने शुरू कर दिए। इस तरह और बंदा कहता था कि यार ये क्या, इस जॉब से उस जॉब की तरफ, क्योंकि गार्डनिंग आपको टोटली इंगेज कर लेती है जहनी तौर पे व्यूअर्स। और काम करके छोड़ना, इसका भी एक ट्रॉमा होता है। ट्रू, आपको आदत होती है ना, सुबह सुबह आपने हर रोज़ काम पे जाना है, सारा दिन आप बिजी हो, 5-6 बजे 7 बजे तक आप घर आते हो, उसके बाद कुछ टाइम आपका घर पे होता है। अब आप घर पे हो और आप घर में बंद हो, सौदा सलफ लेने के लिए जाना है, उसके अलावा आपने कोई काम नहीं करना, बंदा पागल हो जाता है। बिल्कुल। सो देन गार्डनिंग की तरफ कैसे रुझान हुआ? अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग तो वैसे तो मैंने कुछ भी इस तरह से नहीं करती थी रूटीन में, लेकिन एक आई थिंक वही वाली चीज़ होती है कि आपके जीन्स में आपके कहीं ना कहीं वो चीज़ होती है। सो आई रिमेंबर कि मेरे पेरेंट्स जब हम लोग छोटे होते थे तो मेरी अम्मी का बहुत ज़्यादा, शी वॉज अ बॉटनिस्ट बेसिकली, और उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, और हमारे बड़े बैकयार्ड्स होते थे, गार्डन्स पहले बहुत अच्छे ज़बरदस्त होते थे, तो वहाँ पे हमेशा से वेजिटेबल्स ग्रो हुई होती। और इतने कोई डेकोरेटिव नहीं होते थे, कुछ भी नहीं, खूबसूरत थे क्योंकि
उनको नेचुरल उगाया हुआ था। अब तो जावेद भाई इतना अजीब लगता है कि हर चीज को ना कोई शेप बना के परफेक्ट, वो भी हैं गार्डन्स, लेकिन आई लाइक नेचुरल। बिल्कुल, कि दरख्तों पौधे हों, हर चीज ओवरली ट्रिम्ड ना हो, मतलब ताकि आपको लगे कि आप बाहर आए हैं, जैसे नेचर उगाती है उसको, जैसे नेचर उगाती हर है। पौधे की अपनी शेप है, हर दरख्त की अपनी कैनोपी है और वो उसी में ही खूबसूरत लगती अच्छा, है। आपकी फिलॉसफी क्या है? हर बंदे का अपना तरीका होता है। कुछ होते हैं जो बहुत स्पेसिफिक काइंड ऑफ सिर्फ ब्यूटीफुल उनको होता है कि हर चीज़ जो है ना परफेक्ट लगे, सिमेट्री परफेक्ट हो। जिस तरह कुछ लोग बिल्लियाँ रखते हैं, डॉग्स रखते हैं, तो उनके हेयर कट्स और उनको अजीबोगरीब सी एक नमूना अफलातून सा बना देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उनको नेचुरल रखते हैं। मुझे नेचुरल पसंद है। इवन जो पॉट्स हैं मिट्टी के, उसके साइड पे कई जम जाती है, थोड़े गंदे हो जाते हैं, तो आई लाइक दैट। थोड़ा एंशिएंट सी लुक आ जाती है, बेसिकली पौधा आपका प्रोमिनेंट हो जाता है। फिर इस तरह अगर फ्लावर्स हों तो हर कलर के, हर साइज़ के, मोटे बड़े छोटे, वो मिक्स होने चाहिए, ताकि वो, अब आप देखें ना, एक बेड लगा हुआ है अगर फ्लावर बेड्स का, एक रेड कलर का, आपने देखा रेड कलर के फूल हैं, बस आगे चले। अगर उसी में 50-60 किस्म के मुख्तलिफ फूल हैं तो आप खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। और प्लांट्स भी डिफरेंट इकट्ठे पड़े हों, वो भी खुश रहते हैं, कम्युनिटी बना लेते हैं अपनी। वो एक टाइप के प्लांट्स जो है ना, वो उदास फील करते हैं। आप बिल्कुल सही जी, कह ऐसा रहे हैं। है। ये भी लोग नहीं रियलाइज करते। कहते हैं यार हमने गमला रखा हुआ है कमरे के अंदर, वो इंडोर है लेकिन वो तो मर गया। होता ये है कि आप ना उसको कोई केयर दे रहे हैं, ना आप उसको धूप दे। देखिए एवरी नाउ एंड देन तो बाहर निकाल लेना चाहिए ना पौधों को, उनको थोड़ा सा फ्रेश एयर मिले, और स्पेशली बंद जो रहते हैं अंदर। अच्छा, किचन गार्डनिंग में फिर आप क्या करती हैं मैम? मैं मतलब इसी पॉइंट ऑफ व्यू जी। से कि जी। अब किचन के अंदर हर किसी के पास खिड़कियाँ और इस तरह की स्पेसेस तो नहीं होती हैं। मैंने एक्चुअली अपने रूफ टॉप पे सारा सेट किया हुआ है वहाँ पर। अच्छा। और उधर मैंने बहुत से मीडियम्स यूज़ किए हुए हैं, जैसे इवन जो प्लास्टिक के क्रेट्स होते हैं, वेजिटेबल क्रेट्स होते हैं, उनके अंदर भी, और ग्रो बैग्स के अंदर भी, इवन जो आपके आम पॉट्स होते हैं, बेशक वो पेंटेड नहीं है, कुछ भी हैं, उनमें भी किया हुआ है। सो बहुत सारे मीडियम्स को यूज़ करके घर में जो भी आपके पास कंटेनर्स हैं, एनीथिंग, कोई भी कंटेनर आप यूज़ करके। मेरे वैसे दिमाग में ना एकदम से एक इमेज आई हाँ। कि अंबर एक एवरी बनी हुई हो, जो होती है, वो जो एक बड़ी सी होती है, जो होता पिंजरा ही है लेकिन वो बना ऐसे से होता है व्यूअर्स कि वो ना साइडों से और उसके अराउंड इतना फूल वगैरह, पौधे, ट्रीज वगैरह, वो गार्डन में ही होती है यूजुअली, या किसी कवर्ड जगह पे होती है। और गार्डन में भी अगर होती है तो उसके ऊपर कुछ कवर दिया होता है, और वो प्रॉपर उनका एक घर बना होता है, बट ओपन होता है। और मैंने तो ऐसे भी देख रही हैं कि जब अगर बारिश या तूफान आ रहा है तो आप उसको इतना इनक्लोज कर सकते हैं कि बस थोड़ी सी ही उनको मतलब हवा के लिए स्पेस मिले, और बाकी जगह से वो गीले ना हो या वट एवर, क्योंकि चिड़ियाँ भी छुप जाती। एक एवरी हो बाहर, जिस तरह आप कह रही हैं कि पूरा एक वाइल्ड, मतलब नॉट वाइल्ड बट एक नेचुरल सा गार्डन हो। Yeah. बंदा ऐसी जगह पे बाहर जाए और बैठे और मॉर्निंग टी पिए, या शाम को फैमिली के साथ बच्चे भी खेल रहे हैं, कितनी खूबसूरत व्यूअर्स मेंटल पिक्चर है, रादर देन सारे घरों में कमरे के अंदर डक के बैठे हुए हैं और अपनी गेमिंग कोई गेमिंग कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, अब्बा कुछ और कर रहे हैं, अम्मा कुछ और कर रही हैं, और आपस में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। हम जो कि बच्चों को ये वाली एनवायरनमेंट जो आपने आइडियलाइज़ की है, ये नहीं देते तो उनका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। नहीं, क्योंकि आपसे बात करते हुए बर्ड्स को भी देख रही थी, मैंने कहा यार कितना बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए। बिल्कुल वेस्ट में तो लोग अपनी बैल्कनीज पे इस तरह कर लेते हैं ऐसे ही है। कि वो आपने एक साइड पे ये बनाया हुआ है, फिर में आपने इतनी सी स्पेस में लोग गार्डन्स बना लेते हैं। ये तो नहीं है कि आपके पास 10 कनाल का घर है या 3 कनाल का या 1 कनाल का भी घर है तो तभी बन सकता है। बिल्कुल ऐसे। कर तो सकते हैं अगर करना बर्ड्स को आज़ाद छोड़ दें, उसके अंदर प्लांट्स को रख दें, हाँ। सब्जियां भी उगा लें, तो आप उसमें जाएंगे तो आप बड़ा अच्छा फील और आपको करेंगे। जितना भी एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, आप सिर्फ वहाँ पे टाइम गुजारें, दुनिया की हर चीज़ भूल जाएंगे आप। और आप ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हैं। चलिए ज़रा एक सेकंड, ज़रा मिट्टी में खेलना है आपको जावेद भाई, तो आप थोड़ा सा मिट्टी में भी खेल लें। आप भी आज सोबिया मेरी जान। तो अब बात ये है कि जब हम बात करते हैं, वो जी वो पहले ही मिट्टी, वो एक्चुअली खेलना शुरू हो गए हैं मिट्टी के अंदर। अच्छा जी, तो ये हैं वो ग्रो बैग्स जिनकी हम बात कर रहे थे, आपने मुझे भी दिए थे बाय द वे। जी, ये इतने लॉन्ग लास्टिंग हैं, ये इस तरह और का। हाँ जी इस तरह का, और इसके अंदर मतलब ये इतना इजी और सिंपल है कि होता ना कि खवातीन क्योंकि गमले में डाल दो चीज़ तो उसको उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मिट्टी का भी वेट होता है, गमले का भी होता है, एटलीस्ट इससे कुछ वेट का भी, और डिफरेंट साइजेस के आपको मिल जाते हैं, जैसे कि ये इस साइज़ का है और ये छोटा है, बड़ा भी इससे मिल जाता है। बिल्कुल। वरना गमले को बाजार से लेकर आना घर में एक बड़ी हर्डल है।
और बॉस बात बड़ी सिंपल है, गमले मन्ना लेके आए तो वो उनको किसी जगह, ये इतनी सिंपल सी चीज़ है कि आपने इस तरह के फ्लैट आपके पास अगर हर वक्त 10 पड़े में आपने लास्ट वाला अपना निकालने लगे तो आपने 10 और ले लिए, मंगा लिए, ऑनलाइन मंगा लिए, ईजी चीज़। एक तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और फिर कुछ बेसिक चीज़ें हैं व्यूअर्स जो अगर आप अपने पास गार्डनिंग की ले लें, ये बड़े ये तो आपके पास फैंसी वाले हैं बट नॉर्मल मार्केट में सस्ते से ये मिल जाते हैं, ठीक है। बस ये देखना है कि कोई भी चीज़ इतनी शार्प ना हो, क्योंकि मार्केट में जो मिलते हैं वो बहुत पतले होते हैं यहाँ से, तो हाथ कट जाता है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ी सी वो मोटे हो, क्योंकि हमेशा के लिए हमने लेना होता है तो अच्छा टूल ले लें। अच्छा टूल ले ले, ठीक है। तो टूल्स आ गए और फिर किचन गार्डनिंग के लिए इसकी बड़ी ज़रूरत होती है, बिल्कुल कटिंग के लिए भी। अच्छा जी, सो आप हमें क्या बनाएंगे, बनाना लगाना बताएंगे और आप क्या बताएंगे? देखिए इस वक्त मौसम है मौसम गर्मा की सब्जियों के बीज लगाने का, आइडियल चल रहा है। ये मार्च का पूरा बट अभी तो स्प्रिंग है। अच्छा, स्प्रिंग में समर का लगाना है। समर का लगाते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो इस वक्त मैं आपको मोटी मोटी 3-4 सब्जियां बता देता हूँ जो आप घर में ग्रो कर सकते हैं। धनिया, पालक है, उसके अलावा बेलों वाली सब्जियां हैं, ठीक है। उसमें आप देखें कद्दू, करेला, लंबा कद्दू, छोटा कद्दू, तरबूज, खरबूजा, ये सारी चीज़ें भी आप, करेला जो सबका फेवरेट वो लग सकता है। अच्छा ठीक है। और मैं आपको बताऊं दो बेलें यानी कि 2 बीज आपको चाहिए टोटल। अगर करेले के 2 पौधे आपके घर में हैं तो वो पूरा सीजन आपके पूरे घर को फीड करेंगे। रिच गोर्ड इज करेला, नो दिस इज तोरी, हाय हाय बिटर गोर्ड। बिटर गोर्ड। तो अभी हम क्या लगाएंगे? हम करेला लगा लेते हैं। खोलिए आप। क्या सबको लगाने का एक ही तरीका है? जी एक ही तरीका है। अच्छा जी, हाँ जी, थैंक यू मैम। अच्छा, इसमें से ये निकलेगा जी, ठीक है। और ये हाइब्रिड लॉन्ग वाला है बिटर गोर्ड, ठीक है जी। तो ओए ये तो करेले के बीज हैं। हाँ जी। ये तो आप खुद भी निकाल सकते हैं। वो असल में जो हमारे घर में आता है ना करेला, वो पूरी तरह पका नहीं होता, सीड्स पे नहीं जाया होता, इसलिए उसके सीड लगाना थोड़ा वो हो जाएगा। तो ये लीजिए जी, सारे तुम? जी एक आपने लगाना है, एक मैंने लगाना। हाँ जी। तो सिंपल लगाने का तरीका, बस इसको आधा इंच आपने छोटा सा सुराख करना है, इसको डालना है। और ये ग्रो बैग हो 8 बाई 8 इंच का है, ये 10 बाई 11 इंच का है, तो इसके अंदर एक पौधा काफ़ी है। ऊपर से आपने मट्टी को कवर कर देना है। और लगाने से पहले की सिर्फ एक चीज़ है कि ऑलरेडी रात को आपने मट्टी को पानी लगा के भिगो दिया है, वत्तर में है मॉइस्ट मट्टी, और उसके बाद हल्का सा आपने जब लगा दिया है तो इसको शावर कर देना है। और जब तक ये उगता नहीं है इस मट्टी को नम रखना है। मुझे छोटा ग्रो बैग क्यों दिया आपने, बड़े वाले में क्यों? आप दोनों ले जाइए। नहीं गलत बात है, मैंने आपसे कुछ। अच्छा, इसको कितना को वेट करना है, इतना को या बहुत ज़्यादा? थोड़ा सा कर दें ताकि वो बाद में नमी। अच्छा, बट इसमें तो हमने सिर्फ एक लगाया है, तो इसमें वो एक पौधा काफ़ी बहुत है। बड़ा होगा, लेकिन आपने बीज को जहन में नहीं रखना, आपने देखना है उसका मैच्योर पौधा कितना बड़ा है। और इसमें भी लगाया है तो इसमें से निकाल के इवेंचुअली हमें बड़े में डालना है। नहीं इसी में चल जाएगा। चल जाएगा। जी। और इसमें भी चल जाएगा, दोनों ठीक है। बट इसमें हमें कितनी को, अब ये भी तो जानना है ना, लोग जानना चाहते हैं कि कितनी को हमें इसमें से ये एक बीज हमने लगाया ना, इसके ऊपर कम से कम आपको 4 से 5 किलो करेले मिल जाएंगे। ना करें? हाँ जी। किस तरह? बेल होती है ना करेले की, बहुत लंबी बेल होती है। हाँ जी। तकरीबन कोई 15-20 फुट तक चली जाती है। तो हमने इसको दीवार के साथ लगाना होता है? हमने जगह बड़ी होती है? ऐसी जगह इसको रखना है जहाँ पर धूप आती हो। हाँ जी। नंबर 1, 6 से 8 घंटे धूप आती हो, चाहे आप बालकनी है या आपकी रूफ टॉप है। फिर उसके बाद ऐसी जगह रखना है जहाँ पर इसको ट्रेलिसेस बना लें, कोई रस्सी बांधें। अंबर इतने गौर से सुन रही है, मुझे लग रहा है कि साथ में इसने होम गार्डनिंग भी शुरू कर देनी है लड़की ने हमारी। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ भी। ये भी मजे का काम है। जहाँ बर्ड्स होंगे वहाँ नेचर होगा। और अगर नेचर सब्जियां हम उगा रहे हो तो उसका फायदा ये होगा कि बर्ड्स को भी बेनिफिट मिल जाएगा, घर वालों को भी मिल जाएगा। एंड देखिए एक्सपेंस बचता है, एक्सपेंस को भी छोड़ें, ऑब्वियसली एक्सपेंस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन व्यूअर्स उसके साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि आप हेल्दी ऑर्गेनिक खाएंगे, जिसमें केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स नहीं है, जिसका हम पिटना रो रहे हैं और कह रहे हैं कैंसर इतना बढ़ गया। थिंक अबाउट इट व्यूअर्स, क्यों बढ़ा है? और कितनी खूबसूरत बात है कि आपने अपने हाथ से बीज लगाया और फल खा रहे हैं। क्या बात है। इसमें एक चीज़ इफ़ आई कैन ऐड Yes, हियर please. कि आप ये कर सकते हैं कि आप जैसे आपने यहाँ पे एक सीड लगाया और ये बड़ा ग्रो बैग है, आप इसमें कंपेनियन प्लांटिंग भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल जैसे स्पिनच यानी कि सहेली भी लगा सकते हैं साथ। आप बिल्कुल स्पिनच है या कोरिएंडर है, धनिया या इस तरह की जो छोटी चीज़ें जिनकी रूट्स इतनी डीप नहीं होती, आप उसको साइड्स में उसको आप ग्रो कर सकते हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से उसी स्पेस के अंदर रह के आप मल्टीपल जो है ना वो हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। एंड आई लव द फैक्ट दैट मेलन है, तरबूज है, खरबूजा है, धनिया है, शिमला मिर्च है, देसी हरी मिर्च है, मतलब
मूली हर चीज़ है। हर चीज़। सो द पॉइंट इज आप एक्चुअली जो हमारी यहाँ की नेचुरल सब्जियां हैं वो तो आराम से इधर की वो तो इम्पोर्टेड होती हैं, वो ज़रा मुश्किल होती हैं अभी देखें कि आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है तो आपकी ख्वाहिश होगी कि घर की पालक के हम पकौड़े बनाएं, तो लगा लें, अभी 25 दिन में पालक तैयार हो जाती है। क्या बात है गाइस, थैंक यू, दैट्स सच अमेजिंग। वो जो कहते हैं ना कि हमें आपने गाइडेंस दी है, एंड वही चीज़ है ना कि व्यूअर्स इन कॉम्बिनेशन आप मैं बेसिक बात कर रही हूँ, अब ये लोग आए सारे अगर मिल के चीज़ों को लेके चलते हैं तो आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी मिल जाती है और उसके साथ साथ आपका काम भी हो जाता है। अच्छा, किचन में मैडम क्या सिचुएशन है? लजानिया बिल्कुल रेडी है। लजानिया बिल्कुल रेडी है, लेकिन हाथ जलेगा आपका, छोड़ें ज़रा। आय हाय हाय, गरम गरम, आ जाओ रख दो। हाँ जी, गरम गरम लजानिया तैयार है आपके सामने। अभी हमने ओवन से निकाला है। ज़रा मुझे कांटा देना, मैं ज़रा आपकी जो मैंने एक बात कही थी कि मैं दिखाऊंगी कि क्या वो तार वार, देखिए खाना साथ साथ चलना है। ये देखें, बिस्मिल्लाह, निकल आई तार। ये देखें तार निकल आई। लजानिया के ऊपर ना ऐसे होनी चाहिए चीज़, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन व्यूअर्स, ये, वरना मज़ा नहीं आता। लजानिया का मज़ा ही ये है कि वो एक लॉन्ग स्ट्रिंगी चीज़ वाला एलिमेंट होता है। सो वेल डन, गुड जॉब पुत्र। मुझे डाउट था लेकिन ठीक किया हो गया। अच्छा, एंड में आज का शो कंक्लूड करते हुए आप सब की तरफ से मैं व्यूअर्स के लिए पैगाम देना चाहूँगी कि इंसान एक पॉजिटिव और हैप्पी हेल्दी ज़िंदगी कैसे गुजारे, स्टार्टिंग में यूसुफ। गार्डनिंग से रिलेटेड मैं ज़रूर ये कहूँगी कि अगर आप घर में जितनी भी स्पेस है आप उसको यूटिलाइज़ करें, उसमें गार्डनिंग, उसमें किचन गार्डनिंग करें, अपने बच्चों को ज़रूर उसके अंदर इन्वॉल्व करें और उससे जो सेंस ऑफ कंप्लीशन आपके अंदर आती है, जो आप स्टार्ट करते हैं एक छोटे से सीड से लेके जो आप हार्वेस्ट करते हैं, सो वो सेंस ऑफ कंप्लीशन आपके बहुत ज़्यादा आपको मेंटल हेल्थ के लिए, आपके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो प्लीज़ इंक्लूड एवरीबडी और इवन कम्युनिटी गार्डनिंग को और शेयर करें, उससे आपके अंदर बहुत सारी लर्निंग्स हैं इसके अंदर। तो दैट्स इट। व्हाट अबाउट यू जावेद भाई? जिस तरह हम कुछ ट्रेडिशंस अपनी फैमिलीज़ में लेके चलते हैं ना, छोड़ते हैं, कुछ कहते हैं हमारे घर में इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं या बाइक्स होती हैं, हैवी बाइक्स का शौक़ होता है, तो बच्चों में ये जो गार्डनिंग का शौक़ है, नेचर के साथ कनेक्टिविटी का शौक़, इसको भी इनहेरिट करें बच्चों को। क्या बात, और तभी होगा जब आप खुद करेंगे। जी अंबर, मैं भी यही आप कहना एक चाहूँगी। बाहिम्मत खातून हैं, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। और जो बात हम पिट रहे होते हैं शो के ऊपर ऑल द टाइम कि भाई अगर नौकरी पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर अपने आप को किसी और तरीके से इंडिपेंडेंट बना ले, और एंटरप्रेन्योरशिप से बेहतर आजकल की दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। सो आई हैव टू कमेंड यू एंड यू कि आप लोगों ने अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से एक सिचुएशन क्रिएट की, ना कि घर पे बैठे रहे सोचते हुए कि यार ठीक है डिप्रेशन हुई भी है तो होती रहे। जी मैं बिल्कुल, हमारा जो टॉपिक है बड़ा एक दूसरे से एफिलिएटेड है कि जैसे उन्होंने कहा कि एक छोटा सा बीज होता है और उसको हम तनावर दरख्त की सूरत में देखते हैं। मैं भी देखती हूँ कि अगर हम बच्चों को अपने बच्चों को अगर छोटा सा बर्ड देते हैं, वो प्रोसेस करता करता हैचिंग में फिर उसके बच्चे, तो इतना एंटी डिप्रेशन ये काम है ना, और मैं बड़ा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरे डिप्रेशन, मेरे मामलात, सारे मामलात अल्लाह ने अपने हाथ में ले लिए इन बर्ड्स की वजह से, कि मेरी एक हैप्पी लाइफ है। और आपने खुद भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ऑन की, और जैसे कि उन्होंने बताया कि जब भी कोई उनसे लेने के लिए आता है बर्ड्स, वो सबसे पहले उनसे पूछती हैं। यही तो फ़र्क होता है एक ब्रीडर में और किसी पेट्स की दुकान में, कि वो आपसे पूछेंगे क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से बड़े नाजों से, बड़े लाड से इनको पाला होता है। तो अगर कोई आके कहेगा कि हाँ मैं बच्चे की सालगिरह आ रही है तो उसको बर्ड लेके देनी है, वो खेल लेगा, बिजी रहेगा, और साफ आपको पता चल रहा है कि अगला बंदा कोई इंटरेस्टेड नहीं है जानवर के प्यार में या बर्ड के प्यार में नहीं ले रहा, वो इसलिए ले रहा है बिकॉज उसने अपने बच्चे को एंटरटेन करना है, तो तब प्रॉब्लम है। सो द पॉइंट इज, जब भी कोई पेट रखना है, बर्ड, डॉग, कैट, घोड़ा, कोई भी जानवर रखना हो आपने, कछुआ, कोई भी फिश भी रखनी हो, तो जहनी तौर पे मेंटली प्रिपेयर्ड होके रखना है। पौधे अगर आपने उगाने हैं ज़रूर उगाएं, हम इनकरेज करते हैं, लेकिन उनको उगा के पानी ना देना, उनको सनलाइट ना देना, उनकी खुराक का ख्याल ना रखना। देखिए अल्लाह ताला की जिम्मेदारी, अल्लाह ताला ने इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया हुआ है। जब आप उनसे वो जिम्मेदारी लेके अपने घरों में बर्ड्स, जानवर या पौधे लगाते हैं, तो फिर आप अल्लाह मियाँ से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके अपने ऊपर टेक ऑन कर रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा, और इसी नोट पे खुश रहें, आबाद रहें आप सारे भी, और अल्लाह हम सबको भी कामयाबियों से नवाजे। आमीन। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।